गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट हमने क्या सब डिस्कस किया था? मुझे लगता है लॉयड्स मिरर डिस्कस किया है ना। यस सर। हाँ, और लॉयड्स मिरर के मैंने होमवर्क दिए थे कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन करना है असाइनमेंट का। यस सर। हाँ, सो किसी ने क्वेश्चन किया है क्या असाइनमेंट का? यस सर। ओके, सो हो गया ये फर्स्ट 3 हो गया या पहला क्वेश्चन हो गया? देखिए, असाइनमेंट फर्स्ट का जो क्वेश्चन था, मैंने कहा था कि लॉयड्स मिरर के लिए 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको लॉयड्स मिरर का क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि होता क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे पहले तो शायद हमने टी अल्फा वाला और क्वेश्चन सब कर लिए थे ना, जहाँ पे यानी ए साइन अल्फा वाला था और 4d cos थीटा था। हाँ, वो सब शायद हम कर लिए थे। ये बस 3 क्वेश्चन रह गया था। ओके, सो पहला 3 क्वेश्चन मुझे यानी इसके डाटा मुझे लिखा दीजिए कि क्या था ये। असाइनमेंट अभी मेरे पास है नहीं। ये सोर्स है जिसकी हाइट 1 mm है शायद। असाइनमेंट है आप लोगों के पास? चलो, यस सर। ओके, सो ये सोर्स है जिसकी हाइट यानी 1 mm है, ये मान लेते हैं कि सोर्स। और उसके बाद फिर उस यहाँ से यहाँ मिरर था, मिरर ए और बी, और फिर यहाँ से कुछ दूर के बाद स्क्रीन। मुझे बताइए, इस पॉइंट पे सेंट्रल फ्रिंज बनेगा क्या? ओ पॉइंट पे नो सर। सेंट्रल फ्रिंज हमने कहा था नो कि सर। हाँ, पास बनेगा यहाँ से। यानी ये पॉइंट क्या है? पी है शायद, क्या देखिए तो असाइनमेंट एस। में। एस। हाँ वो पी है, ऊपर वाला एस है, सही है सर। अच्छा, ये एस, ये पी, और ये पॉइंट ओ। सो इस सब की यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ये भी मुझे लगता है 5 सेंटीमीटर ही था, और यहाँ से यहाँ ये 190 सेंटीमीटर। ये गिवन डाटा है, ठीक। फिर वहां पे वेवलेंथ की कुछ वैल्यू दी होगी वो। सो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रीजन ऑफ फ्रिंज बताइए। वर्डिंग है उसका रीजन ऑफ फ्रिंज। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा होगा? रीजन ऑफ फ्रिंज का मतलब क्या कह रहा होगा ये? जैसे देखिए, रीजन ऑफ फ्रिंज का मतलब समहाउ ये पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस तक यानी इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा। जैसे मुझे बताइए कि आपको लग रहा है क्या कि इंटरफ्रेंस यहाँ होगा, या यानी इस वाले रीजन में। जैसे इंटरफ्रेंस जो पैटर्न होगा वो कहाँ से शुरू होगा? यानी जैसे हमारा स्क्रीन यहाँ से यहाँ तक है, आपको लग रहा है कि हर एक जगह डार्क एंड ब्राइट लाइन बनेगी, या कुछ यानी कुछ ही जगह होगा? हर एक जगह डार्क एंड ब्राइट लाइन बनेगी या कुछ ही जगह होगा? ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? ब्राइट और डार्क हर एक जगह बनेगा या कुछ ही जगह बनेगा? पहले ये क्वेश्चन समझिए। Whether the dark and bright fringe will form all over the screen or at in limited region. सर रीजन लिमिटेड तो लिमिट रीजन में। Limited region में। Why sir? Why it will not form all over the screen? सर कुछ देर बाद उसका मैक्सिमा और मिनिमा ओवरलैप करने मैक्सिमा लगेगा, मिनिमा जिसकी ओवरलैप वजह कर से जाएगा फ्रिंज आगे जाने पैटर्न के बाद। डिस्क्लियर होगा। और कोई? सर स्क्रीन ना सर मिरर से बहुत दूर है, इसलिए हर एक जगह नहीं होगा ये। यस सर। YDS में भी तो हम काफी दूर रखते थे ना, काफी दूर रखने से तो और आपके पास एडवांटेज ही रहेगा ना कि रेज पैरेलल हो जाएंगे। हम अभी तक सारे क्वेश्चन में क्या कह रहे थे? यही ना कि D इज वेरी वेरी लेस देन D। इसका मतलब कि कैपिटल D काफी दूर रखा जाए, वो तो एडवांटेज होगा ना कि सारा रेज पैरेलल होगा और आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? मैंने पूछा है स्क्रीन पे हर एक जगह फ्रिंज बनेगा या कुछ ही जगह बनेगा?
ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? यस और नो? यस सर। ओके, अब मुझे बताइए कि मैंने आपको कुछ महामंत्र बताए थे। ऑप्टिक्स का महामंत्र क्या है? पाथ डिफरेंस। फिर मैंने आपको कहा था कि लॉयड्स का 2 लाइन मैंने यानी नोट्स में करके लिखाए थे कि अगर जहां भी कोई क्वेश्चन फंसे ना तो ये 2 लाइन को आप याद कर लेना ना। ये यानी मंत्र है, महामंत्र तो पाथ डिफरेंस है ही, ये मंत्र है लॉयड्स मिरर का। ये 2 अगर कहीं न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहा तो वो 2 पॉइंट को आप याद रख लीजिए। मैंने लिखवाया हुआ है, बताइए क्या सा मैंने कहा था? यस सर, एक रेज ढूंढेंगे जो जो इंसिडेंट करेगा जहाँ से रिफ्लेक्ट होके एक रेज ढूंढेंगे तो ये मैंने कहा था कि इंटरफेरेंस इज बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द डायरेक्ट रेज ना। इसका मतलब फ्रिंज कहाँ पे बनेगा? जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा होगा, यही ना। जैसे मैंने अभी पूछा कि फ्रिंज कहाँ पे बनेगा, ऑल ओवर और लिमिटेड रीजन। तो इस ये फिर होगा क्या कि फ्रिंज बनेगा कहाँ पे? तो जहां पे इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस कहाँ पे होगा? तो जहां पे डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड दोनों रेज पहुंचेंगे। ये लॉजिकल समझ में आया? यस सर। हाँ, Yes. कि फ्रिंज कहाँ बनेगा? तो जहां इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस कहाँ पे होगा? तो जहां पे डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड रेज दोनों पहुंचेंगे। अब हमें इस स्क्रीन पे ये देखना है कि डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड रेज क्या हर एक जगह पहुंचेगा या लिमिटेड रीजन में पहुंचेगा। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से कोई रेज आया इस सोर्स से इस पॉइंट पे यहाँ पे, राइट, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें यहाँ पता है, मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट पे ये θ2 है। ये मुझे बताइए यहाँ से जो रेज आएगा वो किधर जाएगा? यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रेज यानी हर एक जगह जाएगा या एक पार्टिकुलर एंगल पे जाएगा? किस एंगल पे जाएगा? ये θ2 पे जाएगा। जितना से इंसिडेंस हुआ उतना ही एंगल पे ना बचेगा। θ2। यस। तो ये जो रिफ्लेक्टेड होगा वो Yes, sir. θ2 पे होगा, ये θ2 ऐसा। अब मुझे बताइए सेकंड रेस, सेकंड रेस यानी उसी पॉइंट पे डायरेक्ट रेस कैसे पहुंचेगा? डायरेक्ट रेस यहां से ऐसा सीधा सीधा लाइन। या। अब मुझे बताइए उस वहां से जब रेज जाएंगे तो फिर वो कहाँ कहाँ पहुंचेगा? यानी एक दूसरा एक्सट्रीम यहाँ आपको लग रहा है कि एंगल कम हो गया है θ2 के कंपेरिजन में, ये एंगल कम होगा यस सर। ना, ये एंगल कम होगा θ2 के कंपेरिजन में। अगर θ2 के कंपेरिजन में एंगल कम होगा तो फिर इसकी हाइट भी जो होगी वो कम होगी। सो इस चीज को यानी यहाँ पे यहाँ मान लेते हैं θ1, और फिर यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी θ1 पे ही होगा। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन मान लेते हैं कि ये θ1 पे, θ1, ठीक। यहाँ से डायरेक्ट रेज कैसे पहुंचेगा? तो डायरेक्ट रेज फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं, ऐसा, राइट। अब मुझे बताइए आपको लग रहा है क्या कि इसके ऊपर इंटरफेरेंस होगा? इसके ऊपर आपको लग रहा है इंटरफेरेंस होगा? नो सर, नहीं। अच्छा वहां पे देख, अच्छा वहां इससे ऊपर आपको लग रहा है कि डायरेक्ट रेज पहुंचेगा? इससे ऊपर डायरेक्ट रेज पहुंचेगा? इसके ऊपर डायरेक्ट पहुंचेगा सर। डायरेक्ट पहुंचेगा, इससे ऊपर डायरेक्ट पहुंचेगा, डायरेक्ट पहुंचेगा सर। अच्छा। और मुझे बताइए कि इससे ऊपर क्या रिफ्लेक्टेड पहुंचेगा क्या? इससे इसके No, sir. ऊपर रिफ्लेक्टेड? नो सर। हाँ, ये रिफ्लेक्टेड की लास्ट अप्रोच है ये, यानी यहाँ तो फॉल करेगा बट इससे ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब इसके ऊपर जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा? इसके ऊपर पैटर्न जैसा मतलब सिमिलर लाइट। इसको अगर मैं यानी इस लेंथ को अगर मैं y1 मान लूं तो यानी ये लेंथ मान लेते हैं कि ये y1 सॉरी y2 है यहाँ से, ठीक। y2 के ऊपर फ्रिंज आपको लग रहा है बनेगा? y2 के ऊपर नो सर, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बच्चे लोग y2 के ऊपर? इंटरफेरेंस नहीं, क्योंकि तो दोनों रे नहीं मिलेगा क्योंकि सर। y2 के ऊपर डायरेक्ट रेज तो जा रहा यहाँ से, ये डायरेक्ट रेज तो Reflected नहीं जा y2 रहा के है। ऊपर जाएगा बट रिफ्लेक्ट की लास्ट लिमिट y1 यानी y2 तक ही है। तो इसके ऊपर डायरेक्ट तो पहुंच रहा है बट रिफ्लेक्ट नहीं पहुंच रहा है। तो डायरेक्ट जब कभी पहुंचेगा तो अगर जो भी एक कलर होगी, जैसे अगर ये रेड है तो पूरी जगह रेड दिखाई देंगे, या अगर ये येलो है तो पूरी जगह येलो दिखाई देगा, बट डार्क एंड ब्राइट की लाइन नहीं होगी। तो इसके ऊपर डार्क एंड ब्राइट नहीं बनेगा क्योंकि इसके ऊपर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। इंटरफेरेंस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होके नहीं जा पा रहा,
डायरेक्ट तो जा रहा है बट रिफ्लेक्ट होके नहीं जा पा रहा, इसका मतलब इतने दूर नहीं बनेंगे। क्लियर है बच्चे लोग? y2 के ऊपर नहीं बनेगा। यस सर। ठीक, y2 के नीचे मुझे बताइए, y2 के नीचे डायरेक्ट जा सकता है क्या? y2 के नीचे यानी यहाँ से डायरेक्ट जा सकता है क्या इस रीजन पे? यस सर। हाँ सर। डायरेक्ट जाएगा। और रिफ्लेक्ट आपको लग रहा है क्या? नो सर। रिफ्लेक्ट नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर रीजन को हम y1 कहें, ये y1 कहें, तो y1 से नीचे आपको लग रहा है कि यानी इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा y1 से नीचे? नो सर। ना, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट तो है बट रिफ्लेक्टेड नहीं। इसका मतलब इंटरफेरेंस सिर्फ किसके रीजन में फॉर्म होगा? y2 माइनस y1। हाँ, यहाँ से शुरू होगा और इंटरफेरेंस इस सब के बीच होगा। यहाँ आपको डार्क एंड ब्राइट लाइन आएगा। डार्क एंड ब्राइट लाइन यहाँ पे क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड दोनों रेंज पहुंच रहे हैं। उतने रीजन में क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। इससे ऊपर में नहीं होगा, इससे नीचे नहीं होगा, क्योंकि ऊपर सिर्फ डायरेक्ट पहुंच रहा है, नीचे भी सिर्फ डायरेक्ट पहुंच रहा है, रिफ्लेक्टेड नहीं पहुंच रहा है। तो इस मिरर के कारण राइट सिर्फ उतने दूर में इंटरफेरेंस होगी, और इसलिए सिर्फ यानी रीजन ऑफ फ्रिंज सिर्फ उतना दूर कहा जाएगा। यानी रीजन ऑफ फ्रिंज की अगर बात करें तो फिर ये कितना लेंथ होगा बच्चे लोग? रीजन ऑफ फ्रिंज का डेल्टा वाई, ये सिर्फ वहां पैटर्न होगा। चीजें समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक, अब आपको ये गिवन जो डेटा है वहां से रीजन ऑफ फ्रिंज कैलकुलेट करना है, डेल्टा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा वाई बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ एक हम वर्डिंग लिख लेते हैं कि रीजन ऑफ द फ्रिंज ऑन द स्क्रीन इज एरिया, या फिर हम कह सकते हैं इज लेंथ at which direct and reflected rays from the mirror create इंटरफेरेंस पैटर्न। ये कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है कि y1 की वैल्यू क्या होगी, y2 की वैल्यू क्या होगी? बच्चे लोग y2 39 mm आ रहा है। y2 कितना आ रहा है? 39। वेरी गुड, बहुत अच्छा। y1 कितना आएगा? 19 mm। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है? नो सर। ठीक, इसे ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। इसलिए रीजन ऑफ फ्रिंज कितना आएगा बच्चा जो कैलकुलेट कर रहा है? वो बताइए रीजन ऑफ फ्रिंज कितना? दोनों को माइनस कर लेंगे ना। 2 y2 सेंटीमीटर ना, क्योंकि 39 माइनस 19 दैट इज 20 mm, दैट इज 2 सेंटीमीटर। जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो रीजन होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। ये लिख लीजिए, जब हो जाए तो फिर बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। हो गया बच्चे लोग? सर इसमें अप्रोक्सीमेशन वाला नहीं कर सकते हैं क्या? वो मैंने इसी से करा था और 2 सेंटीमीटर आंसर भी आया। 2 सेंटीमीटर आपने क्या अप्रोक्सीमेशन से किया है या फिर tan थीटा से? हाँ मतलब वही tan थीटा सर करके tan थीटा कैलकुलेट किया, SP PA PB ऐसे करके और वैल्यूज डाली उससे, फिर विड्थ आ गई हमारी Q करके सेंटीमीटर। सही है।
अप्रोक्सीमेशन की क्या कब जरूरत है आपको? आप अप्लाई तब करेंगे ना जब उसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब जरूरत नहीं पड़ी उसको। हाँ, अभी जरूरत नहीं पड़ रही तो हम एग्जैक्टली कर ले रहे हैं। सर हम भी तो अप्रोक्सीमेशन सही किया, tan θ2 को θ2 माने हैं, ऑलमोस्ट SP/PM। tan θ2 और को आपने θ2 माना है और θ1 को हाँ भी आपने यानी हाँ तो वो भी tan θ। वो अलग अप्रोक्सीमेशन की बात कह रहा है, वो d sin θ वाली बात कर रहा है, यही ना? अच्छा सर। ओके, सो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें या इन फिगर, tan θ2 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ से SP/PM। हाँ ये SP/PA। सो SP/PA इक्वल टू, अगर इस साइड हम बात करें, इस साइड वाले डायग्राम में, तो θ2 क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा Y2/AO। यहाँ हो जाएगा ये Y2/AO। और आपको निकालना क्या है? Y2 निकालना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि Y2 की जो वैल्यू होगी ये AO इंटू आप यानी SP डिवाइड बाय PA की बात कर सकते हैं। AO की वैल्यू कितनी थी बच्चे लोग? AO, सो AO जो होगा वो 195 हो जाएंगे। सो ये 195 सेंटीमीटर है। SP की वैल्यू कितना है? 1 mm। 1 mm। और PA की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ कैंसल आउट कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? ये 39 mm। लेट इट इक्वेशन 1, राइट। सिमिलरली दूसरे के लिए डिस्कस कीजिए, यानी वहां हम क्या लिख सकते हैं? tan θ1, ये सबको क्लियर हो गया ना? आप इस डायग्राम से तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा इक्वल होगा, बस हमने दोनों की इक्वेट करके y2 की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली अगर y1 की बात करें तो tan θ1 की अगर हम बात करेंगे तो ये SP, बट नीचे क्या हो जाएगा tan θ1 में? इसे हम यानी PB लिख सकते हैं। तो ये SP/PB। और इस साइड क्या लिखा जा सकता है बच्चे? यहाँ पे लिखा सकता है Y1 और डिवाइड बाय क्या लिखा जा सकता है इसे? BO या OB हम लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप Y1 की बात करेंगे तो Y1 हो जाएगा OB इंटू आप लिख सकते हैं SP डिवाइड बाय PB। OB की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा? सो OB हो जाएंगे 190 सेंटीमीटर। SP की वैल्यू अभी भी फिर से 1 mm। और यानी PB की वैल्यू कितना? सो P और B ये 10 सेंटीमीटर। आप इसे लिखना चाहें तो फिर कितना आ जाएगा बच्चे लोग? 19 mm। इक्वेशन 2, इसका मतलब रीजन ऑफ फ्रिंज क्या हो जाएगा? डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस y1। सो ये हो जाएगा 39 माइनस 19, दैट इज द 20 mm, या फिर आप सेंटीमीटर में कहें तो 2 सेंटीमीटर। ये आ गया सबको समझ में? लिख लिया आप लोगों ने? एक मिनट। लिख लीजिए। सर हाँ बताइए। सर एक प्रॉब्लम हो रही है, मतलब स्टार्टिंग से ही जिस दिन से ऑप्टिक्स मतलब पढ़ रहे हैं, तो जैसे थ्योरी कुछ मतलब आ रही है ऑलमोस्ट 80-85% समझ में, पर जो थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है वो ठीक है। लेकिन सब न्यूमेरिकल लगाने बैठ रहे हैं ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन का अप्रोच समझ आ नहीं रहा है। मतलब क्लास में तो ऐसा हो जाता है जब आप बताते हैं, तो बाद में नहीं होता है क्वेश्चन सर। जैसे देखिए, ये न्यूमेरिकल आपसे खुद से हो गया था या नहीं हुआ था? नहीं, खुद से नहीं हो पाया था। अच्छा, अब होगा क्या कि इसका ऐसा कोई थ्योरी है जो हमने मिस कर दिया था, जो हमें नहीं पता हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था, पर ऐसा नहीं था। ऐसा इसमें कुछ नहीं है ना।
मैंने आपको कह ही दिया था कि कहाँ पे इंटरफ्रेंस होगा, तो जहाँ पे डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे ना। तो होगा क्या कि ये नहीं सॉल्व हो पाया, इसका मतलब या तो थोड़ा बहुत आपकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है कि आप यानी ट्राइंगल कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं कि इधर से, और वो क्या होगा, या दूसरा हो सकता है कि पेशेंस की कमी होगी, क्योंकि जब कभी कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनता तो या तो किसी के पास उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, नहीं दूसरा क्या होता है कि उसके फंडामेंटल क्लियर्स नहीं है, मतलब कि उसके मैथमेटिकल जो साउंड नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिकल जो स्किल होना चाहिए उसकी कमी है। तीसरा हो सकता है जो सबसे मोर इम्पोर्टेंट है कि उसके पास पेशेंस की कमी होगी, जो ही कहीं कोई नया चीज आया तो वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच सकता है, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा सा दाएं बाएं नहीं ले सकता है, एक्स्ट्रा सोच नहीं सकता वो, तो यही होता है सर। हाँ, तो वो ना वो चीजें आपका प्रैक्टिस से ही आएगा, वो जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे और पेशेंस लाइए, जैसे अगर अभी नहीं हुआ प्रॉब्लम सॉल्व, उसे सर्कल कर लीजिए, फिर दूसरे दिन उसको ट्रायल कीजिए, फिर तीसरे दिन ट्रायल कीजिए, तब तक ट्रायल कीजिए जब तक वो हो नहीं। प्रॉब्लम को अगर आप एस्केप करेंगे ना तो आप एस्केपिस्ट बन जाएंगे, मतलब कि फिर आपसे न्यूमेरिकल्स कभी भी सॉल्व नहीं होगा, और वो जो एक गलती है डिनाइल की या छोड़ने की, वो फिर आपके पास कंटिन्यू रहेगा वो। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग ना नॉलेज का पार्ट नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल का पार्ट है, और स्किल आप में कोई भी नहीं ला सकता जब तक आप यानी खुद से एफर्ट नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह आप जाइए और पार्क, और आपका सेहत मजबूत होगा। ये कहना भी इजी है, समझाना भी इजी, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन सुबह जाके पार्क जाना और डेली उसको जॉगिंग करना, ये थोड़ा सा काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क हुआ। ये हैबिट धीरे धीरे आपकी बनेगी, वो मैं कितना भी आपको कहूँ वो पॉसिबल है नहीं वो, राइट। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो स्किल होगी वो जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे अपने मन को शांत करेंगे, एफर्ट करेंगे तो होगा वो। तो एफर्ट कीजिए उसे, यानी सोचिए, जब न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होता है तो उसे सर्कल कर लीजिए, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तब तक उस पर लगे रहिए जब तक वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ये, और आपकी कमी नहीं है, बस पेशेंस की कमी है, और एक थोड़ी सी एटीट्यूड की कमी है कि किसी क्वेश्चन को छोड़िए मत, जब तक नहीं सॉल्व हो जाता है तब तक लगे रहिए। ये हो गया बच्चे लोग? यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा फिजिक्स हम इसका देखते हैं कि क्या हुआ है। हमने कहा कि लॉयड्स मिरर से इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, डार्क एंड ब्राइट की लाइन बन जाती है। जैसे देखिए, अगर आइडियल घर में सिचुएशन देखिए कि अगर हमारा सोर्स ना मिरर से 1 mm पे रखा हो, 1 mm आप समझ सकते हैं कितना कम डिस्टेंस है, ऐसा लाइन जो होगा वो कोई 1 mm का होगा, और अगर आपने मिरर के पास यहाँ रखा है तो जाके इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। और होगा क्या कि ये इंटरफेरेंस भी कितने रीजन में बन रहा है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर में। 2 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं कितना छोटा रीजन है, इसलिए फिर जब कभी हम घर में मिरर रखते हैं तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देता। अगर सपोज करो कि घर में मिरर रखने से इंटरफेरेंस थोड़ा लार्ज यानी एरिया में दिखाई देता, फिर मिरर रखना हमारे लिए ट्रबलसम वर्क हो जाता। हम घर में मिरर रखते और फिर कहीं दीवार पे उधर डार्क एंड ब्राइट की लाइन बनी हुई रहती। तो यहाँ पर मिरर भी तो 5 सेंटीमीटर का है। मिरर भी 5 सेंटीमीटर है, हालांकि मिरर आप अगर सपोज कीजिए काफी ज्यादा लार्ज लेके कैलकुलेट कीजिए, मुझे नहीं लगता है कि वो फिर आपका रीजन ऑफ फ्रिंज काफी लार्ज हो जाएगा। हाँ। क्योंकि मिरर तो और लार्ज करेंगे तो मुझे लगता है सारा क्वांटिटी और कम ही होगा ना। आप देख रहे हैं मिरर डिनोमिनेटर में, अगर ये करेंगे तो और सारा क्वांटिटी कम ही होगा। यस सर। ओके, सो ये पार्ट हो गया बच्चे लोग, फर्स्ट पार्ट। यस सर। सेकंड पार्ट इसका देखिए, सेकंड पार्ट में उसने कहा था कितने फ्रिंज बनेंगे, वो जो 2 सेंटीमीटर है उसमें कितना फ्रिंज बनेगा। असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 2, कितना फ्रिंज बनेगा, आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर से नए डायग्राम के साथ करते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा ये रीजन ऑफ फ्रिंज है, ये डेल्टा वाई है, और हमारा एक फ्रिंज मान लेते हैं यहाँ बना, फिर एक फ्रिंज यहाँ बना एंड सो ऑन, ऐसा फ्रिंज है। ठीक, अब मुझे बताइए कि इसमें कितने फ्रिंज होंगे। तो होगा क्या कि अगर यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 फ्रिंज के बीच, बीटा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस बीटा, और ऐसे ही अगर सपोज कीजिए n है तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होगा, टोटल लेंथ हम क्या कह सकते हैं, अगर n नंबर ऑफ फ्रिंज है तो इनटू बीटा लिखा जा सकता है कि डेल्टा वाई जो होगा वो n इंटू बीटा होगा। जैसे मैं कहता 2 फ्रिंज है तो कितनी लेंथ हो जाती है, 2 बीटा। 3 फ्रिंज होता तो फिर कहते, जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा कि इसमें टोटल ना 3 फ्रिंज है, 3 फ्रिंज है तो बताइए इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा, 3 बीटा हो जाएगा ना।
इसका मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज n है तो टोटल फिर लेंथ कितना हो जाएगा इसका, n बीटा हो जाएगा ना, NB ना हाँ तो सर। यहाँ पे होगा, हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई रीजन ऑफ फ्रिंज जो होगा वो n बीटा होगा, जहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रिंज, बीटा आपको सिंबल पता है कि क्या होगा। अब यहाँ से n आपको अगर निकालना है तो n आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई डिवाइड बाय बीटा। अब मुझे बताइए कि बीटा होगा क्या, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बताइए, लैम्डा डी बाई डी लैम्डा डी बाई डी ना। इस यानी इस न्यूमेरिकल यानी में लैम्डा डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो लैम्डा को c बाई न्यू लिखा जा सकता है ना। और d की वैल्यू कितनी होगी बच्चे लोग, d की वैल्यू बताइए कितना, 0.5। अच्छा यहाँ थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते हैं कि वैल्यू क्या क्या सब होंगे, ये हो जाएगा और फिर एक बार हम वैल्यू लिख लेते हैं। लैम्डा के वैल्यू c बाई न्यू कैलकुलेट कर लेंगे, d की वैल्यू कितना, डायग्राम में देखिए फिर बताइए d की वैल्यू सर 200 सेंटीमीटर। 100 कोई और सेंटीमीटर 200 ना या 2 सेंटीमीटर ना, नो Right. सर 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर। अच्छा हाँ वही 2 यानी 200 सेंटीमीटर 2 मीटर, हाँ ठीक है। सो ये 2 मीटर, d ये हो गया, और d की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू 2 mm 2 mm। वेरी गुड, क्योंकि ये वैल्यू हम कितना लेते हैं बच्चे लोग, ये वैल्यू a/2 d/2 लेते हैं ना, इसलिए जो d होगा वो 2 mm हो जाएंगे, तो d की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस इंटू 1 mm, दैट इज 2 mm। और फिर तो मुझे लगता है इसमें ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे आपको दिक्कत होगी, जब आप यानी बीटा के वैल्यू ये यानी पुट कीजिए, और यानी डेल्टा वाई आपको पता है। सो कितना आंसर आया किसी का, किसी ने कैलकुलेट किया है, किसने कैलकुलेट किया है बच्चे लोग, 40। गुड वेरी गुड, 40 आ जाएंगे, n की वैल्यू जो होगी 40 होगी, n की वैल्यू अगर 40 होगी तो कोई मुझे बीटा का थोड़ा सा आइडिया दे सकता है कि बीटा क्या होगा, 0.5 mm डेल्टा वाई बाई एल कैलकुलेट करने में। 0.5 mm। आप समझ सकते हैं ये जो आपका लाइन है एक तो मात्र 2 सेंटीमीटर है, 0.5 mm को सोचिए एक लाइन, और इसका 0.5 यानी एक लाइन का भी आधा। आपको लग रहा है कि ये फ्रिंज आपको कभी दिखेगा भी दीवार पे 0.5 mm की, 1 mm की लाइन आपने मीटर स्केल में देखा होगा, वो आपके पास जो स्केल होता है ना, 0.5 mm आपको लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, यानी स्क्रीन पे जब कभी आपको लाइंस दिखाई देंगे तो ऑलमोस्ट वो ऑलमोस्ट नहीं ही दिखाई देगा। और अगर d मान लीजिए कि हम थोड़ा सा लार्ज करते हैं, अभी d तो क्या है हमारा 1 mm है, जनरली आपका घर में मिरर से यानी सोर्स की डिस्टेंस कम से कम 2-4 मीटर होगी, अगर यहाँ पे वैल्यू में मीटर में डालूं तो आपको लग रहा है कि ये कितना और ज्यादा कम हो जाएगा बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू अगर मैं मीटर में कैलकुलेट करूं यानी है ना, अगर ये 1 mm है तो इतना बीटा आया 0.5 mm की, अगर मैं 2 मीटर रखता तो आप समझ सकते हैं कितना और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, ऑलमोस्ट वो इनविजिबल ही हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक, यस सर। ओके, सो ये सेकंड पार्ट क्लियर हो गया बच्चे लोग सबको, लिख लीजिए अगर लिखना है तो। सर बताइए। सर एक पार्ट आप बताए थे इसके प्रीवियस क्लास में, जब तक लोग लिख रहे हैं थोड़ा आप बता देते अगर टाइम नहीं ले वो तो। सर कभी कभी जैसे पाथ डिफरेंस जो हो रहा था, आप माउंटेन वाला क्वेश्चन कराए, स्टार वाला कराए, कभी कभी आप ऐड कर रहे थे, जैसे पैरेलल वाला केस छोड़ के एक बार ऐड कर रहे थे, और जो सबसे पहला न्यूमेरिकल कराए थे उसमें आप सब्ट्रैक्ट किए थे, ऐसा क्यों कर रहे थे सर, वो पिछली क्लास में समझ नहीं आया था। वो अभी पहले हम ये सब कर लेते हैं, फिर उसको अगर टाइम मिला तो हम उसे कर लेंगे, ठीक। वैसे वो सिचुएशन देख के होगा कि एक्स्ट्रा पाथ कितना होगा, तो हम इसे कर लेंगे, लास्ट का हाफ एन आवर डाउट में रखेंगे, पीछे जो आपका डाउट होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अभी जो मैंने लिखा है वहां कोई डाउट है तो बताइए।
नहीं सर इसमें ओके ठीक, ये लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। क्वेश्चन 3 काफी अच्छा है। क्वेश्चन 3 में एक बार और हम डायग्राम ड्रॉ करके देखिए, या फिर मिरर आपका इतना दूर है। अब मुझे बताइए क्वेश्चन 2 क्या, क्वेश्चन 3 पढ़िए और एक बार थोड़ा सा खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन 3 अगर खुद से हो जाता है तो काफी अच्छा बात, यानी अच्छी बात होगी। इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। क्वेश्चन 3 पढ़िए और फिर बताइए उसमें क्या पूछा है, पढ़ के मुझे बताइए। समझ में आ गया उसने जो पूछा है? पूछा है जो वो तो आ रहा है समझ। अच्छा वो समझ में आ गया। देखिए उसने कहा क्या है, उसने कहा कि लोएस्ट फ्रिंज जो होगा वो सेंटर फ्रिंज होगा। लोएस्ट फ्रिंज, मुझे बताइए कि लोएस्ट फ्रिंज कहाँ पे बनेगा? सबसे पहला फ्रिंज कहाँ पे बनेगा? y1 पे या y2 पे? सबसे पहला y1 पे। Y2 पे। अच्छा उसने कहा है लोएस्ट, अगर ठीक है y2 पे बना पहला। अब मुझे बताओ कि लोएस्ट फ्रिंज कहाँ पे बनेगा, y1 पे या y2 पे? किसको कहेंगे लोएस्ट? y1 y1। y1 तो ये फ्रिंज हमारा मान लेते हैं कि लोएस्ट है ये, राइट। अब ये बताइए कि लोएस्ट फ्रिंज डार्क होगा या ब्राइट होगा? डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे। हाँ, लोएस्ट फ्रिंज डार्क होगा या ब्राइट, वो डिपेंड करता है तो किस इसमें पॉइंट पे थिकनेस पूछ रहा है ना क्वेश्चन 3 में। सेंट्रल बोला है सर, सेंट्रल बोला है तो ब्राइट। क्वेश्चन 3 में तो थिक। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए, लोएस्ट फ्रिंज डार्क बनेगा या ब्राइट? डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है ना पाथ डिफरेंस पे, क्योंकि यानी किसके किसके बीच पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि लोएस्ट डार्क यानी ब्राइट बनेगा या डार्क, किस किस पे? डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड रे। डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड। ले और रिफ्लेक्टेड। हाँ, इसका मतलब ये जो दो रेज है, यानी ये जो डायरेक्ट रेज है, राइट, और रिफ्लेक्टेड रेज, यानी ये रिफ्लेक्टेड और डायरेक्ट, उस दोनों के बीच पाथ डिफरेंस क्या होगा उस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा। तो पहला चीज तो ये। दूसरा उसने कहा कि लोएस्ट फ्रिंज क्या बनना चाहिए? सेंटर फ्रिंज। मुझे बताइए कि सेंटर फ्रिंज क्या बनेगा इस, यानी लोएस्ट मिरर में, डार्क या ब्राइट? सेंटर फ्रिंज डार्क। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि लोएस्ट फ्रिंज क्या बनना चाहिए? डार्क बनना चाहिए, राइट। और डार्क में भी किस ऑर्डर का डार्क बनना चाहिए? जीरो ऑर्डर का। जैसे देखिए यहाँ पे क्या फ्रिंज बनेगा ये हमें नहीं पता, वो तो जैसा पाथ डिफरेंस होगा उसके डिपेंड होगा। यहाँ पे ब्राइट भी बन सकता था, डार्क भी बन सकता था। अब उसकी चॉइस देखिए कि वो, यानी उसकी चॉइस है क्या कि लोएस्ट मुझे डार्क दिखे, पहला ये पहला चॉइस कि लोएस्ट डार्क दिखे। अब इसमें भी वैरायटी हो सकती है कि फर्स्ट ऑर्डर का डार्क, सेकंड ऑर्डर का, 10th ऑर्डर का, किसी ऑर्डर का डार्क हो। बट उसने कहा कि एक तो कंडीशन क्या पुट किया कि लोएस्ट हमें डार्क ही दिखाई दे, और उस डार्क में भी कौन सा डार्क दिखाई दे, किस ऑर्डर का? जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर का। इसका मतलब क्या है कि कहाँ पे क्या बनेगा हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। और इस कंट्रोल के लिए उसने आइडिया क्या दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप वहां पे लोएस्ट फ्रिंज डार्क बनाएंगे, क्या करके? उसने कहा कि जो डायरेक्ट रेज है वहां पे एक थिन फिल्म पुट कर दीजिए, यही ना, डायरेक्ट रेज के बीच थिन फिल्म पुट कर दीजिए, टी का और म्यू का। मुझे बताइए कि डायरेक्ट के पास ही क्यों थिन फिल्म रखा, वो यानी क्या रीजन था कि डायरेक्ट में रखा उसने? इसमें रखता तो क्या दिक्कत था? जैसे देखिए कि अगर डायरेक्ट में, अभी इस डायग्राम को देख करके मुझे बताइए किसका पाथ ज्यादा है, यानी डायरेक्ट का या रिफ्लेक्टेड का? y1 पे किसका पाथ ज्यादा है? रिफ्लेक्टेड का ज्यादा है। रिफ्लेक्टेड का ज्यादा है, डायरेक्ट का कम है। और यानी सेंटर फ्रिंज होने के लिए क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस जीरो ना,
0 हाँ। तो इसका मतलब ये और ये कभी भी 0 हो सकता था क्या? ये पाथ और ये पाथ, ये कभी भी 0 हो सकता है क्या? बिना नो। लगाने। तो फिर No, 0 sir. हमने कैसे किया? ये थिन फिल्म अप्लाई करने से हमने पीछे पढ़ा कि थिन फिल्म अप्लाई करने से पाथ एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। Yes, sir. तो इस दोनों के बीच डिस्टेंस तो एज इट इज है, बट थिन फिल्म रखने से इसका वर्चुअल या ऑप्टिकल पाथ हमने बढ़ा दिया है। हम इसे कितना तक बढ़ाते जाएंगे? जब तक इसकी और इसकी ऑप्टिकल पाथ इक्वल ना हो जाए। इक्वल हो जाएगा तो वहां पे कैसा फ्रिंज बनेगा? सेंटर फ्रिंज। Dark. हाँ. डार्क तो बनेगा ही, और उस डार्क में भी कौन सा डार्क बनेगा? सेंटर फ्रिंज वाला डार्क बनेगा। आया समझ में? कुछ वर्डिंग हम लिख लेते हैं कि in Lloyd's mirror central fringe is dark, that is path reference S2p minus S1p is equal to n lambda is equal to 0 for central path 0, that is n0। ये चीज समझ में आया बच्चा कि सेंट्रल फ्रिंज के लिए पाथ रेफरेंस 0 होगा? सबको क्लियर है? यस सर हाँ। ठीक। अब मुझे बताइए कि यहाँ अगर हम इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें। ओके सो यहाँ पे तो हमने कहा कि सेंटर फ्रिंज के लिए पाथ रेफरेंस 0 होगा, फिर हमने वहां पे थिन फिल्म अप्लाई किया। मुझे बताइए कि किस यानी थिन फिल्म अप्लाई करने से पाथ में क्या चेंज होगा? आप कैसे लिख सकते हैं? किसके पाथ में हमने चेंज किया? जैसे अगर मैं इसका YDAC के सिमिलर बनाऊं तो YDAC में इसे मैं क्या कहूंगा? S1, फिर S2 क्या होगा बच्चा? S2 इसका मिरर इमेज बनेगा क्या ना, तो ये S2 हो जाएंगे। और इसको अगर हम अब सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ से यानी ये S2 है, S2 से भी एक रेज जाएगा। सपोज कीजिए कि ऐसा ये रेज गया S2 से। अगर पोजीशन की हम बात करते हैं तो पोजीशन ऐसा, इसका सेंट्रल पोजीशन, या ये मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा? अभी ये एंगल हमने क्या पहले लिखा था? थीटा 1। ये एंगल थीटा 1। ठीक, मुझे बताइए इस दोनों के बीच पाथ डिफरेंस आप कैसे लिखेंगे? पाथ डिफरेंस तो आप पाथ डिफरेंस आप ऐसे लिखेंगे, इसका पाथ कितना होगा? इसका पाथ आपको लग रहा है S2y1 माइनस S1y1, ऐसा लिखेंगे? यस सर। ठीक, पाथ किसका यानी y1 में थोड़ा सा चेंज था हाँ। तो y1 में और क्या ऐड करेंगे आप? म्यू माइनस 1 इंटू टी। म्यू माइनस 1 इंटू टी, क्योंकि इसमें हमने क्या किया कि यानी थोड़ा सा थिन यानी यहाँ पे थिन फिल्म अप्लाई किया था। ये सबको समझ में आ गया कि यानी एट लोएस्ट पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस ऐसा लिखा जाएगा। बच्चे लोग सबको क्लियर है या कोई डाउट है? देखिए ये जो S1B जितना डिस्टेंस होगा उसी को हमने इधर प्लॉट किया तो ये फिर कितना होगा? S2B और S1B सेम हो जाएगा। तो S1B की जगह हम ये S2B लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने और ये S2B पूरा का पूरा वैल्यू क्या है? तो ये S2y1 है, और इसकी वैल्यू तो ये S1y1 प्लस म्यू1 माइनस टी, क्योंकि ये थिन फिल्म के कारण हुआ है। यहाँ किसको कोई डाउट है तो बताइए। और ये 0 मैंने क्यों लिखा पता है? क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस 0 होता है। यहाँ मैंने लिख दिया कि सेंट्रल फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो पाथ डिफरेंस अगर 0 हो जाए तो यानी ये टोटल पाथ जो होगा वो 0 होगा। ये क्लियर हो गया बच्चे लोग? यस सर। ठीक, अब यहाँ पे अगर सेंट्रल फ्रिंज बनेगा तो इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? फॉर सेंट्रल फ्रिंज के लिए 0 लिख सकते हैं ना, तो ये 0 लिखेंगे। किसके लिए? तो फॉर सेंट्रल फ्रिंज।
अब आगे आप सॉल्व कीजिए इसे। सॉल्व करके मुझे बताइए कि टी की वैल्यू कितनी होगी। किसी ने सॉल्व किया है क्या? मुझे आंसर बताइए इसका। अब देखिए जितना ज्यादा क्विक आंसर देंगे तो उतनी थोड़ा सा हम फास्ट मूव कर पाएंगे, जितना चुप रहेंगे उतना फिर स्लो। मुझे लगा कि शायद समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। मुझे आंसर बताइए कि आंसर कितना आया है, अगर किसी ने सॉल्व किया तो। और यहां तक लिख लीजिए तो बताइए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। जब हो जाए तो फिर मुझे बताइए, अगर लिख ले तो। कहीं डाउट है तो मुझे बताइए। सर सेंट्रल फ्रिंज है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेंटर पे ही बने, वो कहीं भी बन सकती है क्या सेंट्रल फ्रिंज? हाँ, सेंटर फ्रिंज उसको कहेंगे जहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा। अगर आप ये नोट करके लिखना चाहते तो कर लीजिए। वैसे शायद पहले भी मैंने लिखा था कि फॉर सेंट्रल फ्रिंज path difference is 0। सेंटर फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस हम 0 लिखते हैं हमेशा, वो YDS में हो, लॉयड्स में हो, थिन फिल्म में हो, माइकलसन में हो, न्यूट्रॉनिक्स में हो। सेंटर फ्रिंज वहां बनेगा जहां पे ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस 0 होगा। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, नेट पाथ नहीं, यानी ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस जहां पे 0। ये जब आप नोट डाउन कर लिए तो फिर मुझे बताइए। वी विल मूव टू द नेक्स्ट। सर हो गया। नोट हो गया। अच्छा नोट हो चुका। कुछ लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके यस सर। ठीक, ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर अगर हम करेंगे तो फिर कैसे लिखा जा सकता है? इसे सॉल्व करें तो आप ऐसे लिखेंगे, सॉल्विंग S2y1 माइनस S1y1 इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, ऐसा। ठीक, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको t के लिए सॉल्व करना था, तो इसका मतलब S2y1 और S1y1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोई मुझे बता सकता है कि S2y1 माइनस S1y1 की वैल्यू कितनी होगी? डी साइन थीटा। और कोई कितना वैल्यू होगा? कैसे आप निकालेंगे S1y1 की वैल्यू और S2y1 की वैल्यू? सर इसमें वो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं क्या, स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी? सोच के बताइए। अभी किसी ने आंसर दिया था ना शायद, डी साइन थीटा किसी ने कहा था। हाँ नहीं बोले थे हाँ, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा किया जा सकता है। जैसे देखिए होगा क्या कि अभी ये जो पोजीशन y1 का है ना, वहां पे अगर मैं इसका एंगुलर पोजीशन देखूं तो एंगुलर पोजीशन आपको क्या लग रहा है? वहां पे θ1 लग रहा है ना, एंगुलर पोजीशन θ1 y1 का। हाँ अब लेकिन y1 यहाँ से है, इस पॉइंट से, ठीक, इस पॉइंट से। अब मुझे बताइए कि y1 का एंगुलर पोजीशन क्या होगा? अगर ये θ1 होगा तो क्या हम यहाँ पे θ1 लिख सकते हैं? ये θ1 लिख सकते हैं y1 पे? कोई बता सकता है? अगर ये थीटा है तो क्या इसको θ1 लिखा जा सकता है y1 पे? हाँ लिख सकते हैं क्योंकि कब स्मॉल लिखेंगे? डी अगर स्मॉल डी ये, बहुत छोटा है। हाँ, अगर ये रेज पैरेलल है, अगर मैं कहूं कि ये कंडीशन d इज मच मच लेस देन d, तो होगा क्या कि ये थीटा और ये थीटा ऑलमोस्ट इक्वल होगा ना। इसका मतलब होगा क्या कि ये रेज और ये रेज, डायग्राम में तो नहीं लग रहा कि ये और ये पैरेलल है ना, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, ये दोनों पैरेलल नहीं लग रहा। बट अगर हम ये कंडीशन देखें d इज वेरी वेरी लेस देन d, इसका मतलब यहाँ पे जितने सारे रेज हैं, जैसे ये रेज, ये रेज और ये रेज, ये सारे के सारे रेज क्या होंगे? पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे इसका मतलब ये थीटा और ये थीटा आपस में इक्वल होगा। और अगर ये थीटा इक्वल होगा तो फिर हम इसका पाथ डिफरेंस क्या निकाल सकते हैं दोनों के बीच बचा? डी साइन थीटा 1। डी साइन थीटा ना, यहाँ से नॉर्मल डाल के फिर उस दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस होगा उसे डी साइन थीटा लिखा जा सकता है, या इसे साइन थीटा 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी ये डी साइन थीटा 1। किसी को डाउट है बच्चा? आप यानी जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कहा ये θ1 और ये θ1 इक्वल है। आप अगर नहीं इस पे बिलीव करते तो ये देखिए ऐसे, अगर मैंने कहा वहां पे θ1 तो θ1 आप कहेंगे y डिवाइड बाय 190 ना, ये θ1 यही होगा ना, y1 डिवाइड बाय 190, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसकी वैल्यू कितनी थी? 190 था ना।
बच्चे लोग ये थीटा वही लिखेंगे ना, y1 डिवाइड बाय 190 सेंटीमीटर, यस सर, और ये थीटा फिर क्या लिखेंगे, y1 डिवाइड बाय कितना 200 सेंटीमीटर ना। 200। दूसरे से आप कहेंगे y1 डिवाइड बाय 200 सेंटीमीटर। अब y1 की वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट किया था, कितना था 19 mm, 19 mm डिवाइड बाय 190 सेंटीमीटर, और ये 19 mm डिवाइड बाय 200 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए, ये दोनों की वैल्यू ना रफली आपका सेम ही आ जाएगा, 90 डिवाइड बाय 190, 90 डिवाइड बाय 200। बट इससे मत भूलिए कि ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर डालेंगे तो यहाँ पे क्या mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों को डिवाइड करके देखिए और इसका एंगल की वैल्यू निकाल के देखिए, लगभग सेम आएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये लगभग आपस में इक्वल है। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर। हाँ, ये लगभग इक्वल आएगा, क्योंकि वो यानी काफी स्मॉल था तो उसको हम यानी वो दोनों इक्वल आ सकता है। अब इसी को हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर में। इसका मतलब इस वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, d sin थीटा 1 लिखा जा सकता है, इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर एंगल स्मॉल होगा, इफ एंगल इज स्मॉल, आपको लग रहा है कि एंगल स्मॉल है? क्योंकि आपको 19 mm को 2 सेंटीमीटर से या 2 सेंटीमीटर को अगर कहें तो 2000 mm से डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली एंगल काफी स्मॉल होगा। तो इफ एंगल इज स्मॉल तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 को लगभग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा 1 लिख सकते हैं, ना टेन थीटा 1। और टेन थीटा 1 को अभी इस फिगर में क्या लिखा सकता है, y बाई डी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना y बाई डी, राइट। इसका मतलब फिर क्या होगा कि आप इसे लिख सकते हैं d साइन थीटा 1 को लिख सकते हैं आप कितना, d साइन थीटा की जगह मैंने कहा आप लिखिए y यानी टेन थीटा, तो dy 1 बाई डी। यहाँ आप लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू टी, और फिर आप इसे अगर सॉल्व करें तो t की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा आपका यानी d y1 बाई टी डिवाइड बाय d माइनस 1। इसे कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए कितना आएगा। बच्चे लोग कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए। सारा वैल्यू पुट कीजिए, आपको पता है इसका सारा वैल्यू। जैसे y1 हमारा था 19 mm, d की वैल्यू थी 2 इंटू 1 mm, और कैपिटल D का वैल्यू है 200। हाँ, सो इसे 2 मीटर अगर हम कहें, या फिर इसे 2 इंटू 10 टू द पावर 3 mm, यही ना। हाँ ठीक है। और म्यू की वैल्यू थी 1.5 और ये -1। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 38 माइक्रोमीटर शायद आ जाएगा। देखिए कितना 38 ही आंसर दिया हुआ है, किसी को है पता? हाँ 38 इंटू 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर। हाँ, तो जब आप करेंगे तो ये 38 माइक्रोमीटर, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर, देखिए तो क्या है आंसर क्या दिया है, माइक्रो। ठीक, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 38 के आसपास आ जाएगा। ठीक है बच्चे लोग? हाँ बताइए। तो जी क्वेश्चन से कैसे पता करेंगे कि डार्क फ्रिंज के लिए बोल रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है हमको। अच्छा, क्वेश्चन से कैसे पता चला कि नीचे डार्क होगा ये? हाँ हाँ सर। अच्छा, उसने क्या कहा था, कैसा फ्रिंज बनेगा, लोएस्ट, उसने कहा था लोएस्ट इज द। पहले ये बताइए, असाइनमेंट है आपके पास? असाइनमेंट है? जिसने भी डाउट पूछा उसके पास असाइनमेंट है, क्वेश्चन 2 यानी ये असाइनमेंट 2। यस सर। हाँ, अब असाइनमेंट 2 को पढ़िए तो उसमें ये लिखा हुआ है कि y1 शुड बी द, या लोएस्ट फ्रिंज शुड बी सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज इसका मतलब कैसा होगा, लोएस्ट मिरर में YDSC में सेंट्रल फ्रिंज क्या बनता है? उसमें सर ब्राइट बनता है। तो लोएस्ट मिरर में सेंट्रल फ्रिंज क्या बनता है? उसमें ब्राइट बनता है सर। लोएस्ट मिरर में ब्राइट कहाँ बनता है? नहीं, इसमें डार्क बनता है सर। हाँ, तो उसने ये कहा था ना कि लोएस्ट फ्रिंज यानी सेंट्रल फ्रिंज हो, और हमें पता है कि लोएस्ट मिरर में सेंट्रल फ्रिंज डार्क होता है, इसलिए हमने हम समझ गए सर। ठीक, और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बच्चों लोग? नो सर। ओके, सो लोएस्ट मिरर के साथ पीछे अभी हमने न्यूमेरिकल असाइनमेंट किए थे ना, लोएस्ट मिरर वाला।
हाँ 3-4 असाइनमेंट को नहीं, आप अपने से कराएं, आप मालूम नहीं हुआ असाइनमेंट। अच्छा ठीक है, तो फिर आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ अगर डाउट होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। लॉयड्स मिरर मेरे हिसाब से ये कंप्लीट है। रेस्ट आप लोग असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, वहां कुछ डाउट फंसता है तो फिर हम करेंगे। अच्छा ये बताइए कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया था क्या लॉयड्स मिरर में, कि एक मिरर है, फिर यहाँ पे सोर्स है, और फिर इस पॉइंट पे डार्क है और ब्राइट है, तो बताइए क्या सेपरेशन होगा। यस सर। नहीं, मिरर अप एंड डाउन करने वाला बोले थे। हाँ थोड़ा सा मूव करेंगे तो यहाँ पे डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा, ये हाँ हाँ क्वेश्चन। ये वो किया है। हाँ हो गया। ठीक है, फिर हमने लॉयड्स मिरर कंप्लीट कर लिया। सर ठीक, हाँ बताइए। मेरा 40 माइक्रोमीटर आ रहा है। 40 माइक्रोमीटर आ रहा है, देखिए कहाँ पे आपने, यानी कैलकुलेशन वही किया है या आपका अप्रोच अलग है। सर दूसरे तरीके मतलब ऑलमोस्ट सेम था सर, बस वो थीटा 1 ना जैसे आपने लिया, मैंने वो लेफ्ट से ले लिया था, सोर्स वाले से अच्छा ले लिया आपने था। ये लिया है, ये नहीं उधर वाला, जस्ट अपोजिट वाला। कौन सा थीटा, बी के ये ऊपर है सर, बी के ऊपर है ना सर, जो वहाँ पे भी तो थीटा 1 होगा। डी के ऊपर थीटा 1। बी पॉइंट सर ऊपर है ना, बी पॉइंट के जस्ट अबव सर, जहाँ पे वो मिरर पे इंसिडेंट हो रही है रिफ्लेक्ट होने के लिए। अच्छा यानी ये, हाँ हाँ तो ये भी आपने लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा 1 लिया होगा तो ये भी तो थीटा 1 ही होगा ना। तो ये थीटा 1 की वैल्यू शायद आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, ये यस सर। यहाँ से कैलकुलेट किया। फिर दिक्कत आपका क्या है कि ये थीटा 1 आप यहाँ से आपने 1 mm लिया होगा और फिर ये वाला पार्ट लिया होगा। अच्छा ये मिस्टेक आपका आ रहा होगा, तो कुछ गलत है क्या सर, फिर अप्रोक्सीमेशन के कारण ये इशू हो रहा है, एरर आ रहा है। यहाँ पे अगर आपने इधर लिया है थीटा 1 की वैल्यू और थीटा 1 यहाँ से देखिए इस पॉइंट में ना यानी दिक्कत क्या है, थीटा 1 से डिस्कस करना तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि ये थीटा 1 जो भी हमने अप्रोक्सीमेशन वाला किया है वो होगा। इसका दूसरे तरीके से अगर हम करें तो रिलेटिविटी आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ना ये y1 वाला पार्ट लेना था। जैसे देखिए हमने सेकेंड मेथड से अगर हम वन लाइन में सॉल्व करना चाहें तो यहाँ फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ थीटा 1 नहीं मानते, तो फिर शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए ये थीटा 1 मैंने कहा और इसको अभी मैं जस्ट छोड़ देता हूँ कि कोई थीटा होगा। हम अभी मान लेते हैं कि थीटा 1 और थीटा दोनों डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ये थीटा 1 है और ये थीटा है, दोनों में कुछ डिफरेंस है, यहाँ तक एग्री है। और वो तो एब्सोल्युटली होगा कि ये थीटा 1 और ये थीटा डिफर होगा, क्लियर है। अब अगर मैं वहां कहता हूँ तो इस थीटा 1 को छोड़ देता हूँ, जस्ट थीटा रहने देता हूँ। यहाँ अगर मैं लिखता हूँ ये सारा ये थीटा और फिर यहाँ से यहाँ भी अगर मैं थीटा लिखूं, अब अगर मैं ये थीटा लिखता हूं तो इसका मतलब जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं थीटा 1 लिखता हूं तो यहाँ पे डी ना एग्जैक्टली नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि थीटा कहाँ से स्क्वायर करके लिखा है, स्क्वायर रूट करके वो पूरा है। हाँ जैसे देखिए अगर मैं थीटा 1 लिखता हूँ तब तो ये वाला समहाउ ये यूज करना होगा कि यहाँ से यहाँ सेपरेशन क्या है या यहाँ से यहाँ। अगर मैं थीटा लिखता हूँ तो उसके लिए पूरा डी लिखना होगा, यहाँ से यहाँ का पूरा डी हो जाएगा सर। वो वहीं पे गलती मैंने करा हाँ, वो वाला स्क्वायर वाला यहाँ ना आपको कैपिटल डी के लिए फिर बेटर है कि आप यानी यहाँ पे थीटा ही लिखिए। थीटा से फिर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि ये जो y1 होगा ना वो पूरा का पूरा डी होगा, तब दिक्कत नहीं होगी। इसका सेकेंड मेथड देखिए, जो इसके यानी जैसे देखिए कि अगर मैंने कहा कि यहाँ एक सोर्स है और यहाँ अगर हमने एक मिरर रखा है तो समहाउ वैसे देखिए दिक्कत है क्या, अगर यहाँ पे यानी इमेज रखा हुआ तो यानी यहाँ अगर कोई सोर्स रखा गया तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा बच्चे लोग। हमने कहा था ना इमेज वाली प्रोसेस ऐसा कर सकते हैं, राइट। सो ऐसा, और ये पॉइंट यहाँ पे यानी सेंटर वाला है, और यहाँ से अगर हम देखें, ये बताइए कि सेंटर फ्रिंज जनरली बनता कहाँ पे है लॉयड्स मिरर में, सेंटर फ्रिंज कहाँ पे बनता है, जहाँ पाथ डिफरेंस 0 होता है। हाँ, और जनरली लॉयड्स मिरर में कहाँ बनना चाहिए था, सबसे नीचे वाले पार्ट पे ना। हाँ सर, ना सबसे नीचे वाले पार्ट में सेंटर फ्रिंज बना है। हमने पीछे कहा था ना कि इन जनरल सेंटर फ्रिंज कहाँ पे बनता है, वो यानी ये ओ वाले पॉइंट पे ना,
हमने कहा था ना यहाँ सेंटर हाँ फ्रिंज हाँ यस सर हाँ ठीक। अब मुझे बताइए कि सेंटर फ्रिंज पहले यहाँ बनता था इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे, और अभी उसने क्या कहा कि सेंटर फ्रिंज कहाँ उसे बनाना है, y1 डिस्टेंस पे। y1 डिस्टेंस पे, यहाँ पे। आपको लग रहा है कि ये शिफ्ट इन फ्रिंज यहाँ से ये यहाँ कर गया, y1 डिस्टेंस शिफ्ट किया है। यस सर। हाँ, सेंटर फ्रिंज जो शिफ्ट किया है वो y1 डिस्टेंस शिफ्ट किया है। अब शिफ्ट इन फ्रिंज का फॉर्मूला क्या था? म्यू माइनस 1 t/d था। तो शिफ्ट इन फ्रिंज का फॉर्मूला आप ऐसा लिखेंगे कि शिफ्ट इन फ्रिंज इक्वल टू कितना, y1 क्या है क्योंकि सेंटर से ऊपर शिफ्ट हो गया, और इसका फॉर्मूला कितना, μ1 माइनस टी और d बाई डी। यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, यानी t निकाल सकते हैं। सो t कितना, y1 बाई डी और डिवाइड बाई म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। तो यहाँ ये कि जनरली ये सेंटर पे बनता है, बनना चाहिए था। और मैंने कहा था कि अगर ये बिल्कुल यहाँ सटा होगा तब तो सेंटर पे बनता है ना, अगर मिरर यहाँ पे स्क्रीन हो तो। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे बनेगा। हाँ। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं बन रहा है तो इस केस में जनरली सेंटर फ्रिंज बनता है क्या? इस केस में मैंने कहा था कि अगर काफी दूर ले जाइए तो फिर सेंटर फ्रिंज नहीं बनेगा। तो बनना चाहिए था इसे सेंटर पे, बट अगर यहाँ बन रहा है किसी अरेंजमेंट से, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर फ्रिंज को y1 डिस्टेंस से इसने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट इन फ्रिंज y1, और फिर यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? यस सर। ना, तो इसे फिर वन लाइन में सॉल्व किया जा सकता था यूजिंग शिफ्ट इन फ्रिंज फॉर्मूला। ठीक, और कोई डाउट है लोयर्स मिरर में तो अभी पूछ लीजिए, फिर हम अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। सर अगर यही जो माइका की शीट आप लगाए, अगर ये रिफ्लेक्टेड वाली वे में लगाते तो फ्रिंज नीचे शिफ्ट हो जाती ना, क्योंकि नीचे वाली वे में लगा रहा है। हाँ, अगर हम करते तो फ्रिंज वो यानी ऊपर वाला फ्रिंज जो होता है वो नीचे शिफ्ट कर जाता है। ठीक है ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट। प्रीवियस से क्या करें आप? पिछले वहाँ पे। अच्छा ठीक, लिख लीजिए। सर इसको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे ये इसको, इस वाले चीज को? हाँ सर, बस इसे डायग्राम को सर। यानी इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में? हाँ सर, मतलब कि कैसे हम सर वो रिप्लेसमेंट वाला हम क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि स्क्रीन तो सर डिफरेंट है ना, मतलब सेम जगह पे स्क्रीन रहती तब हम उसी पे प्रॉपर्ली शिफ्ट करते हैं सर। इस केस में तो बनेगा नहीं सेंटर पे। हाँ, यहाँ पे नहीं बनेगा, और अगर यहाँ नहीं बनेगा तो यहाँ भी नहीं बनेगा ना। अगर यहाँ नहीं बनेगा तो यहाँ भी तो नहीं बनेगा ना जनरल कंडीशन में। सर अगर हम फिल्म डाले या नहीं डाले सर तब भी तो उसमें सेंट्रल फ्रेम नहीं बनेगा इसमें। नहीं नहीं, यहाँ पे तो अगर ये देखिए, यहाँ पे अगर हम ये नहीं डालते, जैसे अगर सपोज कीजिए कि ये ना, अगर हम ये नहीं डालते तब तो सेंटर फ्रिंज कहीं नहीं बनता। क्लियर है? हाँ नहीं बनता। ये डालने से फिर क्या हुआ कि सेंटर फ्रिंज यहाँ बन गया। अब मुझे बताए कि यूजुअली सेंटर फ्रिंज कहाँ पे बनता है? ये ओ वाले पॉइंट पे बनता है। अगर ये हम मिरर को यहाँ तक एक्सटेंड कर देते तो? हाँ सर, बस यही कि हम एक्सटेंड वाला क्यों मतलब देख रहे हैं, क्योंकि वो तो फिर पूरा डिफरेंट सेटअप होगा ना वो इसके। हाँ, पूरा डिफरेंट सेटअप होगा, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि मिरर ना हमने यहाँ तक डाला, ये y1 के सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा क्या मिरर अगर हमने वहां तक डाला तो? नहीं सर, अभी तो नहीं पड़ेगा अगर सेम ऐसा ही इंसिडेंट हो रहा है तो। हाँ, क्योंकि हमने अगर एक बार इस पोजीशन को लॉक कर दिया कि हमें यहाँ पे चाहिए, पहले तो ये y1 था कि मिरर यहीं तक था तो ये लोएस्ट पोजीशन हो गए थे। अब एक बार मैं पोजीशन को लॉक कर दूं, ठीक, मैं कहूँ कि मुझे यहाँ कुछ चाहिए, अब आप मिरर यहाँ तक ले जाइए, यहाँ तक ले जाइए, y1 की पोजीशन की कोई चेंज नहीं होगी। ये रेज ऐसे ही वहां पहुंचेगा और ये रेज भी ऐसे ही यहाँ पे पहुंचेगा। अब अगर सपोज कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप सेंटर फ्रिंज बना रहे हैं तो सेंटर फ्रिंज कहाँ, इसका मतलब जनरली यहाँ पे बनता ना जनरल सिचुएशन में। इसको अगर आप ऊपर ले जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस पोजीशन में वहां पे यानी
इसका मतलब कि सेंटर वाले पोर्शंस को आपने क्या किया, ऊपर शिफ्ट किया, क्योंकि जो यहाँ बनना चाहिए था ना इस मिरर के कारण, इस मिरर के कारण जो यहाँ बनना चाहिए था उसी चीज को आपने कंपनसेट कर दिया यहाँ पे डाल करके। तो यहाँ पे अगर आपने डाल दिया इसका मतलब आपने क्या किया, आपने उसे शिफ्ट करवा दिया थैंक यू सर। ना। ये जो मिरर यहाँ तक होता ना उसी कंपनसेट शिफ्ट आपने यहाँ करवा दिया है, तो फिर होगा वही कि यहाँ से उसने शिफ्ट किया y1। फिर इस फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं, वहां से आपकी आवाज चली गई। यस अच्छा सर। पता एक नहीं सर आ ठीक है गए आ आ गए। गए। अच्छा ओके। सो ये कंप्लीट है बच्चे लोग यहाँ तक। यस सर। यस सर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थीन फिल्म। और ये जो थीन फिल्म है वो यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर फिर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओ माइग्रेशन। सर ठीक है, आ रही है। सर नहीं आ रही आवाज। अब नहीं आ रही है। हाँ नहीं आ रही। ओके आई होप आ रही होगी। अब आ रही है ना आवाज? यस सर आ रही है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक थीन फिल्म है, और थीन फिल्म जब भी हम कहेंगे, जैसे यहाँ पे हमने कोई एक ट्रांसपेरेंट सर लेयर फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म भी तो आपने वेवफ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन में बोला था। तो उसको फ्रेस्नेल बायप्रिज्म ना, यानी जैम टीएफआर और ये सब नहीं पूछता, इसलिए वो अभी हम नहीं कर पाएंगे। वो लास्ट में जब यानी एक बार जब जैम टीएफआर सारा हो जाता है तो हम उसे करवाएंगे। जैसे फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और फ्रेनेल यानी बायप्रिज्म, ये दोनों हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके। वैसे अगर क्वेश्चन आए तो फिर जैसा फ्रेनेल बायप्रिज्म का है वैसा, जैसा वाईडीसी का एग्जैक्टली सारा कुछ वो सिमिलरली मैच करता है। जो वाईडीसी का पैटर्न होगा वही फ्रेनेल बायप्रिज्म का होगा। तो अभी क्वेश्चन तक नहीं तो कम से कम ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा किसमें पढ़ा देते, मतलब क्वेश्चंस अगर नहीं भी आप डिस्कस करें थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज पता रहता। अच्छा, फिर अभी हम थीम फिल्म की बात कर लेंगे उसे। ठीक, ओके सर। ओके। सो होगा क्या कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये थीन फिल्म है, इसकी हमने थिकनेस ऐसा टी कहा। अब इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो लेमडा के ऑर्डर का होना चाहिए, लेमडा के ऑर्डर का। इससे फायदा क्या होता है, अगर थिकनेस आपने काफी लार्ज कर दिया तो लार्ज करने से यानी लेमडा से अगर ये काफी ज्यादा लार्ज हो गया तो थिकनेस ज्यादा लार्ज होगा तो पाथ डिफरेंस काफी लार्ज होंगे। मैंने आपको इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या बताया कि इंटरफेरेंस कब होता है, जब पाथ डिफरेंस क्या हो। इंटरफेरेंस का मैंने कंडीशन आपको लिखवाया था, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए,
कोहेरेंट लेंथ से काफी कम होना चाहिए तो इंटरफेरेंस होगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि टी की वैल्यू काफी कम रखते हैं कि कोहेरेंट लेंथ से कम ही हो। इसलिए हमारा टॉपिक का नाम क्या है, थीन फिल्म। थीन, हम थिक फिल्म की भी बात कर सकते हैं। तो थिक फिल्म अगर होता तो पाथ ज्यादा हो जाता, पाथ ज्यादा होता तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं आती, राइट। इसलिए हमारा थिकनेस क्या होना चाहिए, लैम्डा के आसपास होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक, अब हाँ बताइए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक लाइट यहाँ से फॉल हुआ ये, और ये जो लाइट फॉल होता है वो एक्सटेंडेड सोर्स लिया जाता है। एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब क्या, कि जो सोर्स होंगे वो काफी लार्ज डायमेंशंस में होंगे। वाईडीएस में मुझे बताइए कि कैसा हम सोर्स लेते थे। वाईडीएस में हमने पॉइंट सोर्स, राइट। तो यहाँ जो यूज होता है वो एक्सटेंडेड सोर्स होता है। एक्सटेंडेड मतलब कि जिसकी साइज डायमेंशन लार्जर, जैसे अगर आपने ट्यूब कोई लिया तो वो एक्सटेंडेड सोर्स होगा, तो वहां पे एक्सटेंडेड सोर्स लेते हैं। यहाँ से अगर सपोज कीजिए कि कोई लाइट ऐसा यानी फॉल हुआ इस पे, अब ये जब लाइट यहाँ पे फॉल होगा तो मीडियम चेंज है। मान लेते हैं कि ये मीडियम N1 है, ये मीडियम यहाँ पे N2 है, और फिर ये मीडियम N3 है। सो N1 की थिकनेस यानी गिवन नहीं है, ऑब्वियसली इसका थिकनेस लार्ज होगा इस मीडियम की, N3 मीडियम की भी लार्ज होगी। N2 इस बीच में कोई एक ऐसा रीजन है जहां पे जिसकी थिकनेस काफी ज्यादा कम होगी, राइट। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, थिन फिल्म कहेंगे। अब इस पे अगर कोई लाइट रेज आया, मीडियम चेंज हुआ, तो एक पार्ट जो होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। मान लेते हैं इस रिफ्लेक्टेड रेज को R1 कहेंगे। कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा बच्चे लोग, थीटा एंगल पे। यहां से एक रेज जो होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि ये यहाँ से ट्रांसमिट हो गया, और फिर ये यानी अगर यहाँ पे फॉल किया तो फिर ये ट्रांसमिटेड फिर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, और एक रेज फिर यहाँ से यानी बाहर निकलेंगे ऐसा। यहाँ भी मीडियम चेंज है तो फिर क्या होगा बच्चे लोग, मीडियम यहाँ चेंज है तो एक रेज तो रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि जहां कहीं भी मीडियम चेंज होता है तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों होता है। तो यहाँ भी देखिए एक पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, एक ट्रांसमिट हुआ, यहाँ भी एक पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, ट्रांसमिट। अब यहाँ भी क्या होगा कि एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा पार्ट जो होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो दूसरा ऐसा, ये यहाँ मान लेते हैं कि इसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो R है, और यानी ये रेज ऐसा। तो हमारे पास दो रेज हैं, एक R1 और R2 ऊपर, और फिर यहाँ पे दो रेज हैं यानी R1 और ये R2। इसे हम एक डैश लिख लेते हैं जो हमें रिलेट करेगा कि ये ट्रांसमिटेड रीजन में। अब होगा क्या कि ये पर्सन यहाँ अगर कोई आइज रखे ये इसे देखने के लिए, मुझे बताइए कि अगर कोई एंगल थीटा पे आ रहा है तो इसे देखने के लिए किसी को आइज कितने एंगल पे रखना होगा वर्टिकल से? थीटा पे। ये सबको समझ में आया कि वर्टिकल से कितने एंगल पे रखना होगा उस आइज को? यस सर। हाँ, थीटा से ही रखना होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन भी एक बार या असाइनमेंट में क्वेश्चन है कि अगर कोई ऐसा कहे कि एंगल 30 डिग्री से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तब तो ठीक है, आप 30 डिग्री से फॉल हो तो आप आर निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये पूछे कि अगर कोई आदमी 60 डिग्री पे एंगल पे देख रहा है, इसका मतलब उसके लिए आप इंसिडेंट एंगल कितना लेंगे? अगर ये लिखे कि कोई आदमी 60 डिग्री पे देख रहा है तो 60 ही लेंगे। 60, क्योंकि जितना एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल पे यानी देखेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई लाइट ना नॉर्मली फॉल करता है, ऐसा फॉल करता है, नॉर्मल लाइट फिर रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा, ऐसा ही जाएगा ना नॉर्मल लाइट अगर कोई थीटा 0 से तो रिफ्लेक्शन भी 0 से होगा। इसको देखने के लिए आइज कहाँ पे रखना पड़ेगा, कितने एंगल पे? नॉर्मल से 0 डिग्री पे। नॉर्मल से 0। इसका मतलब जितने एंगल पे आइज रहेगा उतनी एंगल पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मानेंगे। ये क्लियर है? यस सर। ठीक, अब होगा क्या कि एक और नोमेनक्लेचर, जैसे ये R1 और R2 रेज है, R1 रिफ्लेक्ट हो गया है, बट R2 कैसे गया, तो यहाँ ट्रांसमिट हुआ था, फिर रिफ्लेक्ट हुआ था, फिर से ट्रांसमिट हुआ था। बट जो रेज जैसे R1 R2 अगर सेम मीडियम में वापस आ जाए तो इस दोनों को रिफ्लेक्टेड रेज कहेंगे। तो R1 और R2 जो सेट होगा उसको रिफ्लेक्टेड रेज कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रेज यानी दोज रेज व्हिच return back to their initial medium,
दैट विल बी कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रेज। तो R1 R2 को रिफ्लेक्टेड कहेंगे। इसका मतलब ये R1 और R2 डैश को कौन सा रेज कहेंगे? उस हिसाब से अगर ऊपर को मैंने रिफ्लेक्टेड रेज कहा तो ट्रांसमिटेड रेज। ट्रांसमिटेड, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट मीडियम में आ गया। ट्रांसमिटेड रेज। और होगा क्या कि इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट वी कैन सी or there is an interference pattern viewed from the upward, that is the in reflected rays as well as the transmitted rays। यानी यहाँ से इंटरफेरेंस का पैटर्न ऊपर में भी दिखाई देगा अगर कोई ऊपर से देख रहा है, या फिर कोई थिन फिल्म के नीचे जाकर छुप जाए तो यहाँ भी उसे दिखाई देगा। यानी थिन फिल्म ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगी, अगर यहाँ कोई आए रखता है थिन फिल्म के नीचे तो उसे यहाँ भी दिखाई देगा। क्लियर है बच्चे लोग? इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड में भी ट्रांसमिटेड में भी, दोनों में होगा। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई नदी का ऐसा किनारा था या नदी थी, रिवर था, ऊपर किसी ने क्या किया कि ऑयल स्पिल कर दिया। जैसे अगर कोई यानी वो जहाज जा रहा था शिप, और उसने ऑयल उस पे स्पिल कर दिया। ऑयल स्पिल कर दिया तो ऑयल की एक लेयर आ जाएगी बच्चा, ऑयल की एक लेयर। ऑयल की लेयर आपको क्या लग रहा है कितना थिकनेस होगा? आपको लग रहा है कि काफी कम थिकनेस होगी ऑयल लेयर की। आप घर में भी कर सकते हैं, बकेट में पानी भर के लाइए, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ना घी डाल दीजिए। हालांकि 1 चम्मच घी क्या पता उसके लेयर को बढ़ा दे, कम 1 ड्रॉप घी डाल दीजिए। तो होगा क्या, यानी बकेट के नीचे यहाँ आपको वाटर होगा, यानी सरफेस के नीचे वाटर, सरफेस के ऊपर फिर क्या होगा, यहाँ पे ऑयल होगा, और ऑयल के ऊपर आपका क्या होगा, एयर होगा। मुझे बताइए इसमें थिन फिल्म कौन सा है, एयर, ऑयल, वाटर? ऑयल। क्योंकि वाटर का लेवल अगर बकेट में आपने रखा तो कम से कम 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होगा ही होगा। तो ये सर्कमस्टांसेस में जो सबसे कम यानी थिकनेस की होगी, या जिसकी थिकनेस लाइट के आसपास होगी, उसको थिन फिल्म कहेंगे। अगर ऑयल की थिकनेस काफी कम है तो वो थिन फिल्म होगा। अब होगा क्या कि ये मुझे बताइए, जैसे घी ट्रांसपेरेंट होता है या ओपेक होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है ना। अगर मेल्टेड स्टेज में हो तो कलरलेस होगा, अनलेस वो आपका इम्प्योर नहीं हो ना, यानी पतंजलि का घी नहीं हो, प्योर घी हो, तो वो फिर आपका क्या होगा, कलरलेस होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब होगा क्या कि बट अगर आप वही घी की ड्रॉप ना थोड़ा सा वाटर में डाल दीजिए, फिर आप देखिए आपको उसमें कलर दिखाई देता है क्या? किसी भी ऑयल जब स्पिल होता है वाटर का। लेकिन अगर आपने ना 1 मग्गा घी डाल दिया तब नहीं दिखाई देगा, तब तो वो कलरलेस पैटर्न होगा। अगर आपने 1 या 2 ड्रॉप डाला है तो वहां पे कलर आपको पैटर्न दिखाई देगा। कहीं नॉइज आ रही है? किससे आ रही है सर? ओके ठीक, कोई भी हो सर। हाँ बताइए। वाटर के अगर हम लेयर से देखें, आपने बोला कि नीचे से भी इंटरफेरेंस हमें दिखेंगी और ऊपर से भी दिखेंगे इंटरफेरेंस। हाँ, वाटर के अगर हम बिल्कुल सरफेस से देखते हैं सर, ऑयल की तरफ, मतलब कि मेरी आईज जो है वाटर के सरफेस पे बिल्कुल, और फ्रॉम बिलो देख रहा हूँ, तो सर हमें इंटरफेरेंस दिखेगा कि नहीं ऑयल के सरफेस पे? मतलब देखिए कैसे होगा, आपके असाइनमेंट में ना जो असाइनमेंट है वहाँ एक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लेते हैं कि उस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक आदमी ना प्लेन से जा रहा है राइट यहाँ, और क्वेश्चन है अरेबियन सी का। अरेबियन सी में एक ऑयल की लेयर है। अगर प्लेन से देख रहा है तो कौन सा रेज देखेगा वो, रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड? रिफ्लेक्टेड। और फिर ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड देखेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि उसने ऊपर से इसकी एक्सपेरिमेंट की, फिर उसका मनाया कि ठीक है ट्रांसमिटेड रेज का भी एक्सपेरिमेंट करूं, तो ये प्लेन से पैराशूट से जंप किया और इस ओशियन में फॉल कर गया। अब वो नीचे से देख रहा है, यानी पानी के अंदर चला गया। अंदर चला जाने से क्या होगा कि पानी के सरफेस पे अभी भी ऑयल होगा ना। हाँ, अब अगर ये अंदर से दिखेगा तो उसको कौन सा रेज दिखाई देगा? ट्रांसमिटेड। तो फिर क्या होगा कि ये इस तरीके से इसे यानी 2 पैटर्न दिखाए, 2 क्या है मतलब 2 अलग अलग चीजें दिखाई देगी। ऊपर से यही ऑयल की, फिर उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ऊपर से ये ऑयल की लेयर कौन सा कलर का दिखाई देगा, अगर पानी के अंदर जाके देखता है तो कौन सा कलर दिखाई देगा। तो अगर ऊपर उसे रेड दिखाई दे रहा है राइट, तो नीचे उसको रेड नहीं दिखाई देगा, उसे कुछ और दिखाई देगा। तो ये सारा का सारा इंटरफेरेंस के कारण हो रहा है। जैसे देखिए मैं काला दिख रहा हूँ या गोरा दिख रहा हूँ, ये 2 आदमी के लिए सेम होगा ना। यस सर। अभी क्या है कि ये ऑयल ना रेड दिख रहा है या ब्लू दिख रहा है या व्हाइट दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है। ये ऊपर से कोई देखे तो अलग दिखेगा, इसी चीज को नीचे से देखे तो अलग दिखेगा। ये सारा कमाल किस चीज का है? इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस का, क्योंकि ऊपर रिफ्लेक्टेड राइज है, नीचे
हम अभी डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या अंतर हो जाएगा, क्यों दोनों का कलर डिफरेंट दिखेगा। आई सर, मैं होप बोला आप था इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया थीन फिल्म का। सर, मैं कह रहा था कि वाटर के सर सरफेस पे जाके अगर हम देखते तब दिखेगा, नहीं दिखेगा? बिल्कुल सरफेस पे जाके देखें तो ऑयल आपको लग रहा है सरवाइव करेगा? मतलब सर, मतलब एक जस्ट सरफेस पे हम देख रहे हैं तो सर हमें ऑयल के ऊपर लेयरिंग पे सरफेस पे कुछ आप कलर कहाँ पैटर्न। देखेंगे? आप घर पे बैठ के पहले इस क्वेश्चन को इमेजिनेशन कीजिए कि आप कैसे देख रहे नहीं, हो। ठीक, नहीं वो कर और सकते हैं सर। हाँ, वो फिर हम बाद में उस चीज को करेंगे कि आप अगर आप सरफेस पे जाके देखना चाहें तो। ओके, यस सर। क्योंकि मैं अभी इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उसे या कोई भी आदमी सरफेस पे जाके ऑयल को कैसे देखेगा। ठीक, तो वो सो यहाँ हम कुछ लिख लेते हैं कि इन केस ऑफ thin film, coherent source of light in reflected या सीधा is obtained by division of, बताइए, मैंने पहले भी कहा था किस तरीके से कोहेरेंट सोर्स निकालते हैं इसमें थीन फिल्म में? एम्पलीट्यूड का डिवीजन। सो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें कोहेरेंट सोर्स डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पे निकलता है। एक और चीज कि मुझे बताइए ऑप्टिक्स का महामंत्र पाथ डिफरेंस, लॉयड्स मिलर का महामंत्र डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड रे, डायरेक्ट और रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टेड। इसलिए अब नेक्स्ट वन बार जहां कहीं भी थिन फिल्म इन्वॉल्व होगा, जैसे थिन फिल्म यहाँ है, फिर वेसेप में होगा, फिर न्यूटनिंग्स में होगा, और शायद माइकलसन में वहां भी थिन फिल्म हो सकता है। तो जहां कहीं भी थिन फिल्म इन्वॉल्व है और उस पर अगर कोई टिपिकल न्यूमेरिकल्स आता है और नहीं आइडिया आ रहा है, तो होगा क्या कि वहां पे इंटरफेरेंस देखें कि किसके किसके बीच होगा। तो थिन फिल्म के केस में इंटरफेरेंस होगा रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ थिन फिल्म एंड लोअर सरफेस ऑफ थिन फिल्म। जैसे देखिए कि ये R1 कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है? अपर सरफेस से, और Upper R2 surface। कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है? लोअर सरफेस। लोअर सरफेस से। तो ये रूल हमेशा कायम रहेगा, जहां भी थिन फिल्म की इंटरफेरेंस होगी, इंटरफेरेंस किसके किसके बीच होगा? तो रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ थिन फिल्म एंड द लोअर सरफेस ऑफ थिन फिल्म। तो वो हम लिख लेते हैं कि इन केस ऑफ थिन फिल्म वो दो रेज आपको खोजने पड़ेंगे हमेशा अगर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो। इन केस ऑफ थिन फिल्म interference takes place between the rays reflected from, अच्छा यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। या लिख लिया तो बताइए। और इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मानिए, क्योंकि ये आपका डिसाइड करेगा कि आप इंटरफेरेंस के लिए किसे कंसीडर करेंगे। Okay. So in case of thin film, interference takes place between the rays reflected from upper and lower surface of the thin film। ये हो गया।
हाँ सही। ओके, अब हमें डिस्कस क्या करना होगा इसमें कि पावर डिफरेंस कितना होगा, मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम पावर डिफरेंस की बात करें या दो केस में हम माने, केस 1 रिफ्लेक्टेड रेज, इसका पावर डिफरेंस कितना होगा, राइट। सो मान लेते हैं कि ये थिन फिल्म है ऐसा, यहाँ पे N1, यहाँ पे N2, यहाँ पे N3। रेज की अगर हम बात करें तो अभी हम स्नेल्स लॉ एग्जैक्टली नहीं फॉलो कर रहे हैं, बस रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ऐसा। सो ये R1 और ये R2, और नॉर्मल की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये नॉर्मल, ये एंगल थीटा, ये यहाँ पे एंगल R। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा भी O है, ये A है और ये B है। मुझे बताइए R1 और R2 के बीच पावर डिफरेंस कितना होगा, कैसे आप निकालेंगे R1 और R2 के बीच? सर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे B पॉइंट परपेंडिकुलर से, आप ड्रॉ करेंगे कहाँ से? B पॉइंट से आप B इस पे पॉइंट ड्रॉ से। करेंगे ना। आपको लग रहा है कि इस परपेंडिकुलर यानी M के बाद जो होगा MR1 और BR2 ये दोनों इक्वल होगा, ये आपको सबको लग रहा है MR1 Sense और में, BR2 हाँ इक्वल होंगे। तो इसका मतलब जो भी पावर डिफरेंस होगा वो इससे पहले वाले होंगे। मुझे बताइए किसका पाथ ज्यादा है? सर R2 का ज्यादा लगता R2 का ज्यादा है। कितना ज्यादा है? R2 का पाथ कितना है? OA प्लस AB। OA plus AB OA प्लस AB, AB ठीक। और इसका माइनस क्या? OM OM। ये सर हमने सही माइनस क्यों किया? ये हमने सही लिखा या गलत लिखा? कहीं कोई गलती है क्या इसमें? अभी मैंने गलत लिखा है इसलिए अभी आप मत नोट कीजिएगा। मुझे बताइए आप लोग की क्या गलती है? ऑप्टिकल पाथ का सर ऑप्टिकल पाथ वाला ऑप्टिकल पाथ कंसीडर Yes, करना yes. है। हाँ, अगर आप इसको फेज से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, सिर्फ पाथ से सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्टिकल पाथ कंसीडर करना पड़ेगा। मुझे बताइए OA और AB किस मीडियम में? N2। फिल्म वाले में N2 मीडियम में, तो इसे हम लिखेंगे N2 मीडियम। और OM किस मीडियम में? N1 में, ऐसा, राइट। ये सो एक तो ये ऑप्टिकल पाथ होगा, प्लस यहाँ पे एक और होंगे जिसे हम कहेंगे डेल्टा ए, या फिर इसे यानी एडिशनल पाथ कहेंगे। डेल्टा ए का सिंबल, ठीक है, डेल्टा ही हम रखते हैं, जहाँ डेल्टा ए को हम कहेंगे एडिशनल फेज या एडिशनल पाथ, ऐसा। सर वो डेल्टा लिख दीजिए तो ठीक ठीक, डेल्टा है या प्लस माइनस लेमडा बाई 2 ही लिख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस माइनस, लेकिन वो हमेशा तो नहीं होगा, डेल्टा ये ज्यादा ठीक। ठीक, ये सबको समझ में आया बच्चे लोग कि ये अभी हमने टोटल पाथ लिखा है या फिर यानी ज्योमेट्रिकल पाथ सिर्फ लिखा है? सही समझ, Total माइनस लिखा है। वाला पार्ट देखिए नहीं आ रहा। यहाँ तक तो यानी ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल पाथ लिखा है। डेल्टा ए क्या होता है जहाँ पे, या यहाँ लिख देता हूँ कि फिर डेल्टा ए ये क्या होगा, ये इसे हम क्या कहेंगे? एडिशनल पाथ डिफरेंस। एडिशनल पाथ डिफरेंस। किसके कारण ये एडिशनल पाथ डिफरेंस होगा? अगर होगा तो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो ये टोटल पाथ ऐसा है। प्लस डेल्टा हमने कहा कि अगर कहीं रिफ्लेक्शन होगा और कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये इसके कारण कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। तो ये हमने टोटल पाथ लिखा। यहाँ अब कंप्लीट है या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? सर है, पहली वाली लाइन समझ नहीं आ रही, N1 OM को माइनस किया है। ये देखिए यहाँ से ये OA पाथ गया तो OA लिखा, OB लिखा ये। अब यहाँ से ये तो इसका पाथ OA से OB है, जैसे ये पाथ ऐसे फॉलो किया ऐसे फॉलो किया तो ये हो गया। अब ये फिर कहाँ से, यानी यहाँ तक तो आपको लग रहा है ना कि सेम होगा। यहाँ तक जब रेज फॉल कर रहा होगा उससे पहले तक तो दोनों एक ही था ना, ये R1 R2 तो एक ही थे ना, यानी इस O से पहले। O के बाद R1 का रास्ता अलग हो गया, R2 का रास्ता अलग हो गया। तो अब फिर दोनों इक्वल कहाँ से हो गए? तो B के बाद R2 इक्वल है और M के बाद R1 इक्वल है।
इसका मतलब कि R2 कितना, तो OAB पाथ कवर किया, और R1 कितना कवर किया, तो OM पाथ एक्स्ट्रा भर के यानी कवर किया इससे पहले, M से पहले, तो इसलिए दोनों में नेट पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो NaOM, यानी दिस माइनस N1OM। कोई डाउट है? प्लस भी तो हो सकता था ना, प्लस में प्लस क्यों? हमें R2 माइनस R1 करना होता है ना बच्चा, तो माइनस में होगा ना। अच्छा, ये सबको क्लियर है ये स्लाइड? यस सर। बच्चे लोग किसी को कोई डाउट है? डेल्टा ए सर R1 के कारण आ रहा है ना सर? क्या डेल्टा? डेल्टा ए सर R1 के कारण आ रहा है ना, रिफ्लेक्शन डेल्टा ए R1 के कारण। यस सर, R1 के कारण आ रहा है। अभी ये दोनों के बीच का है, R1 R2 के बीच का है, ठीक, अभी दोनों के बीच का है। जैसे देखिए इसका कुछ और हो सकता है, मान लेते जैसे देखिए अगर ये इसका एडिशनल फेज कुछ और होगा, इसका एडिशनल फेज कुछ और होगा, दोनों के बीच की जो सब्ट्रैक्शन होगी वो डेल्टा है, ठीक। या ये पूरे R1 R2 के पूरे मूवमेंट में जो नेट फेज चेंज रिफ्लेक्शन कारण होगा वो सारा हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी बात से आप ये देख लीजिए कि डेल्टा ए हमें इंक्लूड करना होगा जो नेट फेज चेंज होगा रिफ्लेक्शन के कारण। क्लियर है या कोई डाउट है? हाँ। अब होगा क्या कि इस चीज को थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, जैसे अभी ये इस फॉर्मेट में है, हमें दिया हुआ क्या होगा, थिकनेस दिया होगा T, थीटा दिया होगा, N2 दिया होगा, तो उसको थोड़ा सा अगर हम यानी अगर उसे हम मैथमेटिकली थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ above equation can be written as, यानी ये जो अभी हमारा था इसको हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो काफी बेटर फॉर्मेट आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस ऐसे लिखा जा सकता है 2N2T cos R प्लस माइनस पाथ ए, ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा। और हम ऐसा लिखें कि इफ N2 इक्वल टू N और दैट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म, अगर N2 की जगह हम N लिख लें तो ये थोड़ा सा और बेटर फॉर्मेट में हम लिख लेंगे 2N cos R प्लस माइनस डेल्टा है। और ये इक्वेशन नाउ ऑनवर्ड जो 5-6 लेक्चर होंगे उस सब में ये हमेशा कीप अप करेगा। तो पाथ डिफरेंस 20 cos R प्लस माइनस डेल्टा होता है इन केस ऑफ थिन फिल्म, इन केस ऑफ थिन फिल्म, जहां कहीं भी थिन फिल्म होगा, जिस न्यूमेरिकल में भी थिन फिल्म होगा, पाथ डिफरेंस 20 cos R होगा। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, फिर इसे थोड़ा सा फिजिक्स हम इसका डिस्कस करेंगे। लिख लीजिए फिर हम डिस्कस करेंगे इसे, जब हो जाए तो फिर आप बताइए। सर कहाँ से ले आए 2N2T cos R प्लस माइनस डेल्टा? मैंने ऊपर लिखा है, कहाँ से आए? अच्छा, इसको मतलब डिराइव नहीं करना था? नहीं, इसे डिराइव करने से कोई फायदा नहीं है। डिराइव अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप स्नेल्स लॉ उसको यूज करना होगा, और फिर जब आप डिराइव करेंगे तो 20 cos R प्लस माइनस डेल्टा आ जाएगा। डिराइव करने के लिए आप करेंगे क्या, आपको OA की पाथ लिखनी होगी, तो R अगर एंगल है तो OA डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, अगर इसकी थिकनेस T है, फिर सिमिलरली OB लिखना होगा, फिर आपको OM लिखना होगा। अगर ये एंगल R है तो फिर आपको समहाउ ये एंगल सब डिसाइड करने पड़ेंगे, करके OM की वैल्यू लिखनी होगी, और OM की वैल्यू आप किसी के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, जैसे OB का वैल्यू आप निकाल लीजिए,
सारा काट पीट करने के बाद फिर आपका ये आंसर आ जाएगा, जो हमारा अभी पर्पस है नहीं तो फाइनली आ जाएगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब मुझे बताइए पाथ डिफरेंस, ये जो थीन फिल्म था, थीन फिल्म की सराउंडिंग यानी उससे ऊपर मीडियम कितना था N1, उसके नीचे मीडियम कितना है N3, OM किस मीडियम में था N1 में, ये वाला पाथ किस में है N2 में, बट फाइनल आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटायरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म, ओनली थिन फिल्म पे। बाहर क्या है, सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उस पर थोड़ा सा भी डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? वो थिन फिल्म के थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब कभी अब आपके पास थिन फिल्म वाला क्वेश्चन आए, सराउंडिंग की कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, तो ये याद रखने कि सराउंडिंग का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? ये थिन फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर है यस सर। ना? तो यहाँ वैसे ये लाइन लिख भी लीजिए, that is path difference do not depend on the refractive index of सराउंडिंग या सराउंडिंग मीडियम आप कह सकते हैं, सराउंडिंग मीडियम। यहां इस पे लिख लेते हैं कि कौन कौन सा चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर एन आपको पता है, टी पता है, आर हम लिख लेते हैं। आर मुझे बताइए इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेस्ट तो मुझे लगता है आपको सब कुछ पता है। एन क्या है? तो थिन फिल्म यानी एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म। ओके, ये हो गया बच्चे लोग? हाँ सर। ये हमारा किसके लिए था? किस केस के लिए? रिफ्लेक्टेड रेज के लिए। ठीक, रिफ्लेक्टेड के जब कभी कहे तो आपको पाथ डिफरेंस 20 cos r प्लस माइनस डेल्टा ए लिखना होगा। हालांकि एक कंडीशन और इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। होगा क्या कि इन केस ऑफ नॉर्मल, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आई कितना होगा बच्चे लोग? 0। और आई अगर 0 होगा तो यूजिंग स्नेल्स लॉ हम क्या कह सकते हैं? आर कितना होगा? 90। 0 होगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ कहता क्या है कि n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। तो यहाँ से r जो होगा वो 0 होगा। और अगर r 0 होगा तो फिर आप पाथ डिफरेंस कितना लिख सकते हैं? r 0 होगा तो 2nt cos r, और अगर ये 0 है तो फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? ये हो जाएंगे 2nt। ये होगा ना सिर्फ 2nt, या प्लस माइनस डेल्टा के साथ भी हम लिख लेते हैं। इसे लिख सकते हैं 20 cos r प्लस माइनस डेल्टा ए था, जिसे अब सिर्फ लिखा जा सकता है 2nt और प्लस माइनस डेल्टा ए। ये तो जनरली जो अभी तक न्यूमेरिकल्स आए हैं वो सिर्फ इस पे आए हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जनरली कम ही पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए होगा। नॉर्मल इंसिडेंस के टर्म्स में एक बार हम समझ लेते हैं कि ये सराउंडिंग पे क्यों नहीं डिपेंड किया। जैसे अगर मान लेते हैं कि n1 है, ये यहाँ पे n2, ये यहाँ पे n3, और नॉर्मल अगर कोई लाइट रेज फॉल करेगा तो ऐसे फॉल करेगा। यहाँ के बाद आपको लग रहा है कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो एक लाइट रेज जो हुआ ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से ये लाइट रेज इसी रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फिर यानी दूसरा पार्ट जो होगा वो ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ से यहाँ लाइट आया, सेकेंड पार्ट ऐसा, फिर और तो यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा बट रिफ्लेक्ट पार्ट ऐसा, और फिर यहाँ के बाद ये यहाँ तक है। ये मुझे बताइए कि इस दोनों में
पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें, पाथ डिफरेंस का आपको लग रहा है कि यहाँ के बाद दोनों का पाथ डिफरेंस यानी सेम है? जैसे अगर मैं इसे रेज 1 कहूं, जो यानी रिफ्लेक्ट हुआ है, रेज 1 कहां से रिफ्लेक्ट हुआ है? थिन फिल्म के अपर सरफेस है ना बच्चे लोग? रेज 1 कहां से रिफ्लेक्ट हुआ है? ये रेज थिन फिल्म के अपर सरफेस है। और रेज 2 कहां से रिफ्लेक्ट हुआ है? लोअर सरफेस से। इस दोनों में मुझे पाथ डिफरेंस एक बार कैलकुलेट करके बताइए डायग्राम से। जैसे ये रेज कितना पाथ कवर करेगा? अगर इसकी थिकनेस t है तो ये आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? t, और जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया? t। और यानी इसका मीडियम कितना है इसमें? तो इसकी मीडियम है n2 और t प्लस n2t, या फिर आप इसे कहते हैं 2n2t। और इसके बाद तो दोनों का n1 सेम है ना, तो कोई पाथ डिफरेंस तो नहीं होगा ना? नो सर। ना, तो फिर होगा क्या कि इस दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस होंगे 2n होगा। या फिर अगर आप ऐसा कहते हैं कि इफ n2 = n लेते हैं मोर बेटर के लिए, तो फिर आपका हो जाएगा 2n। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में भी आपको लगा कि सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा है, फिगर से भी सराउंडिंग पे नहीं डिपेंड करेगा। क्यों नहीं डिपेंड किया? क्योंकि दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम थी, दोनों सेम पाथ कवर कर रहा था, बस सिर्फ इसके इंटायरली इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो थे उस पर डिपेंड किया ये। तो मोस्ट ऑफ टाइम नॉर्मल के केस में जब कभी आएगा तो पाथ डिफरेंस आप 2n लिख लेना। एडिशनल तो वो डिपेंड करेगा मीडियम पे, बट पाथ डिफरेंस होगा वो 2n होगा। ये पार्ट क्लियर है बच्चे लोग? एडिशनल या जीरो के माने है लास्ट वाले में अभी जो बताए फिगर के किनारे? वो एडिशनल कुछ भी हो सकता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, जीरो है या पाई है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार पिछला स्लाइड प्लीज। अच्छा 1 सेकंड। सर एक बार इसके प्रीवियस वाला भी शो। कौन सा? इसका प्रीवियस वाला, इससे पहले वाला। अच्छा ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो ये हो गया। ये लिख लिया आप लोगों ने ना? यस सर। यस सर। केस 2 अगर हम बात करें, यानी ट्रांसमिटेड रेज का केस 2। ट्रांसमिटेड रेज, यहां मुझे बताइए कि पाथ डिफरेंस कितना होगा? इसमें कितना होगा पाथ डिफरेंस बच्चे लोग? 220 cos r। पहले जितना था उतना ही होगा, 220 cos r, अभी भी उतना ही होगा। ठीक, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में हम तो नहीं आएगा इसके लिए और रिफ्लेक्टेड के लिए? क्या कह रहे हैं आप? तो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड के इंटरफेरेंस पैटर्न एक जैसे ही होंगे कि कुछ अलग होंगे? नहीं, अलग अलग होगा। ऊपर कुछ और दिखाई देगा, नीचे कुछ और दिखाई देगा, बट पाथ डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला एक ही होगा। इंटेंसिटी में अंतर आ जाएगी ना सर? पाथ डिफरेंस एक ही होगा। पाथ डिफरेंस जब कभी कहे तो आपको 20 cos r ही होगा। ठीक, जैसे ये देखिए, अगर आपने यहाँ कहा R1 R2 में, तो यहाँ भी पाथ डिफरेंस वही होगा जो यहाँ पे होगा, वो दोनों में सेम होंगे। जैसे यहाँ हमने पाथ डिफरेंस कैसे निकाला था, तो यहाँ से हमने इसे नॉर्मल पुट कर दिया था, ये वैल्यू m। यहाँ से अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना हो तो कहाँ से नॉर्मल पुट करेंगे? तो आप मान लेते हैं कि सपोज कीजिए यहाँ से आपने नॉर्मल पुट कर दिया, ये n। जब आप डिराइव करेंगे तो जैसा ऊपर के लिए आएगा नीचे के लिए भी सेम आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ भी पाथ डिफरेंस होगा वो 20 cos r ही होगा। तो यहां मैंने कहा कि ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड दोनों में पाथ डिफरेंस होंगे 20 cos r होगा।
सो ये हो जाएंगे 2nt cos r प्लस माइनस डेल्टा ए, जहाँ पे यहाँ पे कुछ और हो n1, यहाँ पे n2 इक्वल टू n मैंने माना है, n3 इक्वल टू n3। ठीक, ट्रांसमिटेड में भी वही होगा। ठीक है बच्चे लोग। यस सर। अब यहाँ पे अगर हम लिखें कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, या इसे हम ऊपर वाले पेज पे लिख लेते हैं। ये लिख लिया है तो बताइए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। यस सर। ओके, तो अब आपको यहाँ पाथ डिफरेंस पूछे, ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड, सेम आप लिखेंगे। अब असली चीज है कि कंडीशन ऑफ, यानी कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा वो देखिए। सो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा क्या कि इफ टोटल पाथ डिफरेंस, यानी कौन कौन सा पाथ, तो ऑप्टिकल पाथ, कॉमा और कौन सा पाथ, एडिशनल पाथ, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, और भी अगर कोई पाथ हो तो वो, यानी टोटल पाथ हमें लिखना है, राइट। सो इफ टोटल पाथ डिफरेंस ये आपका ऐसा आता है 2nt cos r प्लस माइनस डेल्टा ए, और जैसे अभी तो हमने लिखा ये डिस्टेंस कवर के कारण था, ये रिफ्लेक्शन के कारण था। अगर कहीं और कुछ एडिशनल आ जाए डेल्टा टू माइनस डेल्टा 1 तो हम सारा पाथ डिफरेंस लिख लेंगे, राइट। उसके बाद अगर हमें मैक्सिमा लिखना है तो m लैम्डा इक्वल टू, ये किसका हो जाएगा, m लैम्डा मैक्सिमा का, टोटल पाथ इक्वल टू m लैम्डा मैक्सिमा का होगा, टोटल पाथ प्लस यानी m प्लस हाफ लैम्डा ये मिनिमा का होगा। और जहां पे आप m की वैल्यू क्या क्या सब लेंगे, m हमने इसलिए यूज किया कि ये n हमने सिंबल यूज कर लिया, इसलिए m क्या क्या सब बच्चे लोग, 0 1 2 3 4 ऐसा, इसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस। अगर आप ऐसा यूज करते हैं, नोट करके आप लिख लीजिए, इफ वी यूज पाथ डिफरेंस इक्वल टू m माइनस हाफ लैम्डा, अगर ऐसा यूज करते हैं तो m की वैल्यू क्या हो सब होगा 1 2 3 4 ऐसा। सो मैक्सिमा का ये होगा, मिनिमा का ये होगा। ये थीन की यानी थ्योरी है। अब जो भी होगा आगे हम मैथमेटिकली से इंटरप्रेट कर लेंगे। मिनिमम थ्योरी ऐसा, वैसे ये चीज आपको पता ही था पहले से कि पाथ डिफरेंस होगा वो m लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अगर वेवलेंथ होता है तो मैक्सिमा होता है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो तो मिनिमा होता है। तो ये तो मुझे लगता है पहले से भी आपको पता था, है ना? यस सर। नया चीज हमने क्या पढ़ा कि ये कि थीन फिल्म के केस में पाथ डिफरेंस 20 cos r होगा। नया चीज ये सर। हाँ बताइए। सर आप बताए थे कि चाहे कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, अगर रिफ्लेक्शन होता है तो एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होता है। ये तो हमने सर लिखा यहाँ था। सर इसमें तो ट्रांसमिटेड रहे, क्या ट्रांसमिटेड? नहीं, ये देखिए मैंने कहा था रिफ्लेक्टेड के लिए क्या होता है फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का, यही, और ट्रांसमिटेड का भी क्या होता है, यही ना। दोनों के लिए तो सेम ही है ना। तो ये ट्रांसमिटेड हो या रिफ्लेक्टेड हो, पाथ डिफरेंस लिख लीजिए, m लैम्डा हमेशा मैक्सिमा का होगा, m प्लस हाफ लैम्डा हमेशा मिनिमा का होगा। सर ट्रांसमिटेड सर मतलब एडिशन पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा ना? कहाँ पे डिफरेंट होगी? ट्रांसमिटेड का थिकनेस, ट्रांसमिटेड हो या रिफ्लेक्टेड हो, t वही रहेगा, n सेम रहेगा, r सेम रहेगा, डेल्टा ए में थोड़ी बहुत चेंज आ जाएगी। तो बट डेल्टा ए चेंज भी आ जाए, बट हम ये क्या कहेंगे, ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड, टोटल डेल्टा किसके बराबर होना चाहिए, m लैम्डा ना। यस सर। ठीक, तो ऐसा
सर एक्चुअली ट्रांसमिटेड रेज में तो एडिशनल फेज चेंज नहीं होता ना, तो फिर ये डेल्टा ये क्यों लिख रहे हैं? ये मुझे बताइए कि मैक्सिमा, अगर आप यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत है, मैक्सिमा के लिए फेज कितना होता है? मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस यस सर। 2n पाई ना, मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई होता है। अब मुझे बताइए कि अगर फेज का फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ, सो 2 पाई बाय लैम्डा। अब अगर मैक्सिमा आपको लिखना है तो मैक्सिमा आपको m लैम्डा लिखना होगा, जहाँ पे m कोई ऑर्डर है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो 2 पाई m, जहाँ पे अब 2 पाई 4 पाई ऐसा। तो मैक्सिमा के लिए हमेशा आपका पाथ m लैम्डा ही होना चाहिए, वो रिफ्लेक्टेड हो या ट्रांसमिटेड हो, क्योंकि आपको हमेशा फेज कितना चाहिए 2n पाई ना, तो फेज 2n पाई चाहिए तो पाथ तो आपको हमेशा यानी m लैम्डा ही लिखना होगा ना मैक्सिमा का। यस सर। हाँ, आप हमेशा पास जो होगा वो m लैम्डा ही होगा मैक्सिमा का, m प्लस हाफ लैम्डा ही होगा मिनिमम। आप बुक में कुछ और पढ़ के आए होंगे, वो अलग बात है, राइट। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिए टोटल सर पाथ। आई वाज आस्किंग कि ये प्लस माइनस डेल्टा ए क्यों यूज कर रहे हैं ये प्लस माइनस डेल्टा ट्रांसमिटेड के केस में? Okay, so there will be additional phase change in the reflected light, as well as there may be additional phase change in transmitted light. So we have to include this thing in both, in reflected as well transmitted. It's another fact that if in reflected there is a phase difference pi, then in transmitted there will be phase difference 0, right? This is another fact, but delta we have to include always, whether it is reflected light or the transmitted light. So it can be 0 means? It can be 0, it can be pi as well. Not necessary that it will be 0. It may be the pi, it may be the 0. It depends over the surrounding situation, what the surrounding is. Therefore, we have to always include the delta, whether it is a transmitted or reflected, right? Okay, sir. So the main concept is the path should be m lambda, no matter it is a transmitted or reflected. Sometimes in certain book, they have reversed the situation, that in transmitted it will be the m lambda, in reflected it will be the m plus half lambda. That is written. We will also do the same, but after some times. The key concept is this. मैं नहीं चाहता कि key concept के साथ थोड़ा सा भी टेम्पर हो। ये बताइए, अगर YDC होगा तो टोटल पाथ इक्वल टू m लैम्डा होगा मैक्सिमा के लिए, YDC होगा तो लॉयड्स मिरर होगा तो मिनिमा के लिए लॉयड्स मिरर होगा तो क्या होगा, ये भी मैक्सिमा का ही होगा ना, टोटल पाथ में कह रहा हूँ। हाँ, टोटल पाथ ही होगा। और अगर मैं कहूँ कि बेस शेप कोई नया थीन फिल्म टाइप का, तब भी न्यूटन रिंग सब में यही होगा। माइकलसन, कल आप कोई अगर नया यानी इंटरफेस का आविष्कार कर पाए तो वहां भी पाथ इक्वल टू कितना होना चाहिए, हमेशा m लैम्डा क्योंकि फेज आपका m लैम्डा से ही 2n पाई आएगा, क्योंकि फेज 2n पाई मैंने आपको पीछे शायद कोई कहा था ना 16 फ्रिंज में कि फंडामेंटल पाथ है या फंडामेंटल फेज है। थीन फिल्म में शायद आप लोगों को मैंने कहा 16 फ्रिंज में कि जहां कहीं भी दिक्कत हो पाथ में, ऑप्टिकल पाथ वाले कॉन्सेप्ट में मैंने कहा था, तो फंडामेंटल क्या है, फेज डिफरेंस ना। हाँ सर। हाँ, तो फिर यहाँ पे होगा क्या कि पाथ डिफरेंस हमेशा याद रखिए, टोटल पाथ डिफरेंस m लैम्डा होगा इंटर मैक्सिमा के लिए। सर हाँ बताइए सर, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड रेज दोनों के केस में जो एडिशनल पाथ डिफरेंस आ रहा है सर, वो इसलिए भी तो ले रहे हैं ना क्योंकि दोनों केसेस में सर लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके आ रही है। वेरी गुड बच्चा। क्योंकि सर उसमें तो आना ही है, ट्रांसमिशन में भी सर रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसमें भी ये हो रहा है, क्या कहते हैं, जैसे देखिए या आगे हम न्यूमेरिकल से, आप जो फैक्ट कर रहे हैं ना उसे हम न्यूमेरिकल से कर लेंगे। काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है और इंटरप्रिटेशन भी काफी अच्छा है। अच्छी बात है कि आप यानी मैथमेटिक्स में ट्रैप नहीं होके फिजिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये सब लिख लिया बच्चे लोग? यस सर। ठीक सर, इससे पीछे की स्लाइड एक बार। एक हम न्यूमेरिकल करते हैं। सर इसके पीछे का स्पॉटलाइट देखिए, तो पीछे का स्लाइड। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, फिर आज हम यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम इस पे यानी इस चीज सबको डिफरेंट एग्जांपल के टर्म्स में समझना चाहेंगे कि थीन फिल्म की इंटरफेरेंस कैसे होती है। ये जो भी आपने की कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको फिर वापस हम यानी एक्सप्लोर कैसे कर पाए।
की कॉन्सेप्ट अगर थीन फिल्म की होगी तो बस ये R डिफरेंस 2 cos R, एडिशनल की बात करनी होगी m लैम्डा, और कुछ नहीं। और जैसा ये डायग्राम सब समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम थीन फिल्म पे करेंगे। मैं असाइनमेंट तो शायद अब इकट्ठा आपको मिल गया होगा ना ऐप पे सारे टॉपिक का। सर आपके ग्रुप में सारा ही है सर, मतलब हाँ मेरे ग्रुप में है तो, बट मैंने उनको भी कहा था कि इकट्ठा सारा ऐप पे डाल देने के लिए सारे असाइनमेंट। तो असाइनमेंट 3 हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप कोशिश कीजिएगा की कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया तो कुछ क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, एटलीस्ट शायद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप एक बार खुद से कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद फिर जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर इंसाइट आप में डेवलप होगे। तो असाइनमेंट आप हार्ड कॉपी में सर, हार्ड कॉपी में सर ये सारे असाइनमेंट नहीं है ना? हार्ड कॉपी में असाइनमेंट नहीं है। मिला है सर, कल ही मिला हमको। सर जो हमें बुकलेट मिलती है सर उसमें भी तो असाइनमेंट के क्वेश्चन रहते हैं यार उसमें। आपको जो बुकलेट मिला उसमें मतलब प्रीवियस ईयर का है और शायद एक और थ्योरी वाली मिली होगी तो उसमें तो थ्योरी है और ये सब। नहीं सर प्रैक्टिस बुकलेट एक है ना जिसमें। हाँ तो वो तो प्रीवियस ईयर है ना, उसमें असाइनमेंट नहीं मिली होगी। नहीं सर क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स में ना सर असाइनमेंट और प्रैक्टिस बुकलेट के क्वेश्चन सेम रहते हैं तो। हाँ हाँ यहाँ अभी ऑप्टिक्स में ऐसा नहीं है, वो अलग अलग है। ओके सर। सर और एक और रिक्वेस्ट थी सर आपसे कि हमारे जैसे अभी सारे क्वेश्चंस लगाए नहीं है सर, मैंने असाइनमेंट 1 के, असाइनमेंट 2 के, फिर अभी असाइनमेंट 3। सर एक दिन एक्स्ट्रा डाउट का अगर आप ले ले तो कलेक्टिवली हम क्वेश्चंस और जितने भी डाउट हो रहे हैं अच्छी बात। अभी जैसे देखिए थीन फिल्म जब हमारा हो जाएगा ना तो फिर हम यानी 1-2 क्लास रखेंगे असाइनमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, ठीक। एक क्लास में हो जाएगा सर, मतलब असाइनमेंट भी सर और एक्स्ट्रा जो भी डाउट आ रहे हैं मतलब। तो फिर ना मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा कि किस दिन हम सिर्फ असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। जी सर। ओके ओके सर, थैंक यू। शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू सर।